नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और मैं हूं सौरभ आपके साथ। और हमारे साथ कहानी कुर्सी की के चारों मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। राहुल महाजन जी हमारे साथ हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी और एयर कमोडोर एएस बहल साहब। पहले तो ये आज कहानी कुर्सी का मिलन समारोह होना चाहिए था। समझा, आपने प्रोग्राम पहले शुरू हो गया, लेकिन मैं तो पहले दिन ही मिल रहा हूँ आप लोगों से प्रोग्राम। तो लेकिन आइए कहानी कुर्सी की में खबरों की शुरुआत हम करते हैं पाकिस्तान की खबर से। और पाकिस्तान में भी मुल्ला मुनीर, उनका जो फील्ड मार्शल है, उसकी खबर से। लगा था कि मार पड़ने के बाद सुधरा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मिली करारी शिकस्त से कोई सबक नहीं लिया है। और वजह यह है कि जनरल मुनीर एक बार फिर कश्मीर पर जहरीला भाषण दे रहा है। इस बार मुनीर ने कश्मीर में आतंकवादियों को खुले समर्थन का ऐलान किया। मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर में लड़ रहे लोगों को राजनीतिक, इसके अलावा कूटनीतिक और नैतिक समर्थन देना जारी रखेगा। फील्ड मार्शल मुनीर पाकिस्तानी नेवी के पासिंग आउट परेड को संबोधित कर रहा था। यहां उसने कहा कि कश्मीर मुद्दा सुलझाए बगैर इस इलाके में, यानी भारत पाकिस्तान इस रीजन में स्थायी शांति कभी नहीं हो सकती। उसने यह भी कहा कि भारत जिन लोगों को आतंकवादी बताता है, वो दरअसल आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में रह रहे कश्मीरी भाइयों की मुल्ला मुनीर कह रहा है कि वो उनके बलिदान को कभी नहीं भूलेगा और पाकिस्तान इनका जिक्र हमेशा करता रहेगा। तो आपने देखा और याद कीजिए, पहलगाम आतंकवादी हमले से पहले एक ऐसी ही स्पीच, ऐसा ही एक भाषण उस वक्त जनरल हुआ करता था, इस आसिम मुनीर ने दिया था, जिसमें इसने कश्मीर की बात भी की थी और कहा था कि कश्मीर हमारी शारक है, हम इसे कभी भूल नहीं सकते। टू नेशन थ्योरी की बात की थी, हिंदू मुसलमान क्यों एक साथ नहीं रह सकते, कैसे वो अलग हैं, उसकी बात की थी। और उसके बाद पहलगाम का हमला हुआ था, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। और अब एक बार फिर उसी किस्म का भाषण ये पाकिस्तानी जनरल अपने अवाम के सामने दे रहा है। आगे उसने क्या कहा? उसने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के मुताबिक जिन्होंने कश्मीरी आवाम की आवाज को दबाने की कोशिश की और समाधान निकालने के बजाय संघर्ष का रास्ता चुना, उन्होंने आज इस मुद्दे को और प्रासंगिक बना दिया है, इसे हाईलाइट कर दिया है। और आसिम मुनीर ये कह रहा है कि दुनिया को अब यह एहसास करना होगा कि कश्मीर मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान के बगैर इस क्षेत्र में कभी शांति नहीं आ सकती। एक बात तो साफ है कि इस जनरल में बहुत जहर है और शायद आज तक का पाकिस्तान का सबसे शातिर और शैतान जनरल भी आसिम मुनीर को ही माना जाना चाहिए और इसके बहुत सारे प्रमाण वो खुद दे चुका है। अब जो बात उसने इस मौके पर कही कश्मीर का जिक्र करते हुए, पहले तो ये क्या इस पर हमें कोई आश्चर्य होना चाहिए और क्या पाकिस्तान से इसके अलावा किसी और चीज की उम्मीद की जा सकती है? एयर कमोडोर बहल। बिल्कुल सही कह रहे हैं सौरव जी। बहुत महत्वपूर्ण चीज जो आपने कही थी कि हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करना, और जो उन्होंने कहा था नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज को कुछ दिन पहले जब पहलगाम का अटैक हुआ था, क्या बात की उन्होंने? टू नेशन थ्योरी की बात की उन्होंने, बात की हिंदू और मुस्लिम की, और कैसे हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, भारत को क्यों नहीं देखते, कैसे अच्छी तरह रह रहे हैं। और तीसरी चीज जो उन्होंने कही थी, कश्मीर उनकी जुगुलर वेन है। उसके बाद क्या हुआ? एक ही हफ्ते के अंदर पहलगाम अटैक हुआ। इसका मतलब जब भी वो ये बात कहते हैं, कुछ बड़ा कश्मीर के अंदर होने वाला होता है। लेकिन उससे पहले मैं चला जाता हूं, अगर हम हिस्ट्री में भी जाते हैं तो महाराजा हरि सिंह ने जब भारत को रिक्वेस्ट किया था आने के लिए, क्यों किया था? क्योंकि वही रजाकर्स पाकिस्तान से आए हुए और पाकिस्तान आर्मी के सपोर्टेड जो ट्राइबल्स थे, उन्होंने हमला किया था कश्मीर में। उन्होंने हमारी 1/3 कश्मीर को ऑक्यूपाई करके रखा है, हमने उनका कोई भी हिस्सा ऑक्यूपाई नहीं किया। और दूसरी अहम बात आती है, जब पहलगाम अटैक हुआ तो टीआरएफ कहां से थी? टीआरएफ तो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है लश्कर-ए-तैयबा की, और यह क्लियर था कि जब भी अटैक होते हैं भारत के अंदर, उसके अंदर पाकिस्तान का हाथ होता है। जब हमारी एयरफोर्स ने बहुत ही अच्छे अटैक्स किए मुरीद के पे और अटैक किए उनके जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स भावलपुर पे, तो जो 14 के करीब क्लोज रिलेटिव्स थे मसूद अजहर के, वो मारे गए। तो उनके फ्यूनरल पे कौन था? उनके फ्यूनरल पे था पाकिस्तानी आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स। किसने गार्ड ऑफ ऑनर दिया उनको? पाकिस्तान आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। किसने उनको पाकिस्तान का फ्लैग पहनाया? और किसने लश्कर-ए-तैयबा के जो इतने बड़े बड़े लीडर्स थे उनको सपोर्ट किया, उनको हमेशा से एनकरेज किया है भारत के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए। और अब जो मीटिंग्स हो रही हैं चारों तरफ, उनको कौन सपोर्ट कर रहा है? कौन ये मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कर रहा है? चाहे वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, चाहे हैदराबाद में है, चाहे कराची के अंदर। अब देखिए ये एक्सपैंड कर रहे हैं। मुनीर
जब ये जंग हार गया और जब भारत ने इतना बड़ा धक्का उसको दिया था, तो उसके बाद क्या किया? अपने आप को एलिवेट कर दिया और फील्ड मार्शल बना दिया। ऐसे जनरल को, जिसका कोई भी, जब वो आईएसआई का चीफ था तो पुलवामा हमला हुआ, जब वो आर्मी चीफ बना तो पहलगांव हमला हुआ, अब उसने अपने आप को फील्ड मार्शल बना दिया है। पता नहीं वो क्या भारत के अगेंस्ट अब फिर से रचने लग गया है, एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसा नैरेटिव जिसमें वो चाहता है कि भारत कभी भी उभर ना सके। लेकिन भारत के सामने, और मुनीर जो है, जो मुनीर पर्सनली है, जो लंच खा के आया था, बिरयानी खा के आया था, जनरल जो खा के आया था ट्रंप से, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो उसने ईरान को भी बेच दिया, उसने हर मुस्लिम नेशन के साथ गद्दारी की है। ये अपने आप को इस्लामी कहता है, लेकिन इसका एक ही वजूद है कि अगर वो टेररिज्म को सपोर्ट करेगा तभी आर्मी की वजूद रहेगा पाकिस्तान के अंदर। अब एक बात जो वो कह रहा है, हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग जो कि नहीं चाहते कि भारत पाकिस्तान के बीच लड़ाई हो, या ऑपरेशन सिंदूर में जैसे भारत ने आतंकवादी ठिकानों पर प्रहार किया पहले, तो वो कहते थे कि ऐसा करके आपने पाकिस्तान को एम्बोल्डन कर दिया, उसके हौसले और आपने बढ़ा दिया। आपने भी इस किस्म की चर्चाएं सुनी होंगी। ये व्यक्ति क्या कह रहा है? अभी इसने कहा कि भारत ने कश्मीर समस्या का समाधान ना खोज करके, बल्कि वहां पर एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट एलिमिनेशन की कोशिश करके इस मुद्दे को हाईलाइट कर दिया, और अब दुनिया का ध्यान फिर कश्मीर पर आ गया। नहीं, एक तो देखिए, पहली बात यह है कि सौरभ जी, मतलब कई बार कहते हैं ना कि कुछ दिया जैसे वो लौ उसकी बहुत ज़्यादा फड़फड़ाए तो मतलब दिया बुझने वाला है। मेरा ये मानना है कि ये जो हो रहा है ये बहुत अच्छा हो रहा है। भारत सरकार की नीति बहुत स्पष्ट है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। जो आतंकवाद करेगा और जो आतंकवाद कराएगा, दोनों से बराबर निपटेंगे। तो असीम मुनीर जो कर रहा है, अब वो उसी तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि कराएगा उसके ऊपर साबित है। और अगर दुनिया में इससे ये मुद्दा बड़ा हो गया तो बड़ा सुंदर है। ये 8 आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त हो जाएं, 100 से 200 के बीच में आतंकवादी मार दिए जाएं और मुद्दा बड़ा हो गया तो बड़ा सुंदर है। इसका मतलब ये हुआ कि अब पाकिस्तान का जो कश्मीर है उसमें पूरी तरह से आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त होंगे और ये मुद्दा और बड़ा होगा। अब उससे बड़ा होगा तो क्या होगा, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये हिस्सा भी हमारे साथ मिलेगा। ये तब तक नहीं मिल सकता जब तक आतंकवादी ठिकाने, टेररिस्ट लॉन्च पैड पूरी तरह से एलिमिनेट ना हो जाएं, सारे ऐसे ठिकाने ध्वस्त न हो जाए और वहां की जनता वो खुद गेट खोल कर आएगी और कहेगी कि अब इन आतंकवादी सरगना के साथ, आकाओं के साथ हमें नहीं रहना। और देखिए, मुझे तो अभी आते हुए मैं देख रहा था, तो अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो कुछ कुछ मुशर्रफ टाइप दिखने लगा है। उसका रिजेम्बलेंस जो है वो परवेज मुशर्रफ टाइप दिखने लगा है। तो उसको भी वो सारी हरकतें करनी है। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये जिस तरफ जा रहा है वो बेहतर है, और वहां जाकर जिस ट्रंप से वो बहुत पीठ पर बहुत लाड दुलार लेकर आया है, वो भी उसके साथ खड़ा नहीं होने वाला है। जब एक बार ये मसला आ जाएगा तो फिर वो भी उसको किनारे कर देगा, क्योंकि ईरान वाला मसला जितना होना था वो हो गया है। ये तो हमने काफी बात की थी जब ये लंच का न्योता मिला था कि अमेरिका पाकिस्तान को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करता है, यूज एंड थ्रो, और वही अब उनके साथ दोबारा। मुशर्रफ की जहां तक बात है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुशर्रफ ने आपने टिश्यू पेपर कहा, अलग अलग लोग अलग अलग सोच रहे हैं क्योंकि सबका उपयोग हम यहाँ अलग टिश्यू पेपर ही कहते हैं इसको आप किसी भी रूप में ले सकते हैं। लेकिन ये बात सही है कि अब आसिम मुनीर की शायद महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होंगी, क्योंकि कई लोग तो ये भी मानते हैं, पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोग ये मानते हैं कि अब उसका ओहदा जो है वो औपचारिक तौर पर भी प्रधानमंत्री के ऊपर हो गया। पहले वो प्रैक्टिकली तो वो हमेशा से ज्यादा पावरफुल प्रधानमंत्री से रहा ही है। आर्मी का इंस्टीट्यूशन जो है वो सबको ओवर शैडो करता है, और जो आर्मी चीफ होता है वही देश चला रहा होता है। लेकिन अब क्या ऑफिशियली भी फील्ड मार्शल का ओहदा प्रधानमंत्री के पद से ऊपर है, और क्या इसीलिए ट्रंप ने सीधे उसको बुला लिया, जो कि आज तक कभी हुआ नहीं कि किसी आर्मी के प्रमुख से अमेरिका का राष्ट्रपति ऐसे प्राइवेटली कभी मिला हो। तो लोग कह रहे हैं कि अब बात ये तो आसिम मुनीर के दिमाग में तो वो सारी बातें हैं कि अब मैं ही हूं जो हूं। अब जो हमारे लिए सोचने वाली बात है विजय जी, कि उसके भाषणों का हम नहीं जानते कि भाषण और टेरर का क्या सीधा लिंक क्या है, लेकिन हमारे पास एक उदाहरण है कि एक भाषण और उसके बाद पहलगाम हुआ, और फिर अब वही कश्मीर को लेकर उसी किस्म की बात उसका कहना। हमें क्या सतर्क रहना होगा? सतर्क रहना तो हमेशा ही ज़रूरी है, और आपने जिस बात का जिक्र किया वो इसलिए हुआ क्योंकि पिछले दिनों जब पहलगाम हुआ उससे कुछ दिनों पहले ही उन्होंने जो आसिम मुनीर हैं उन्होंने जो भाषण दिया था और कहा था कि 2 नेशन थ्योरी की बात की, और हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते, और उसके बाद एक रिलीजियस आइडेंटिटी के साथ जो हमला हुआ
पहलगाम में 26 लोग हमारे मारे गए, तो उससे एक आशंका होती है कि आज फिर से वो कश्मीर पर बात कर रहे हैं। लेकिन वो जो कुछ बात कर रहे हैं उसमें कोई नई बात नहीं है, और वो खुद कह रहे हैं ये बात। जब आप कहते हैं कि भाई वो पॉलिटिकल, मोरल, आर्मी सब सपोर्ट आतंकवादियों को कर रहे हैं, यही बात तो वो खुद कह रहे हैं। और पाकिस्तान को लेकर ये बात ठीक है जो आप फील्ड मार्शल को जिस तरह से बात कर रहे हैं कि एक फील्ड मार्शल जब कोई युद्ध में फेल हो जाए उसके बाद एलिवेट हो, है ना। और पाकिस्तान के लिए तो आमतौर पर कहा ही जाता है कि सारी दुनिया के पास एक सेना होती है, पाकिस्तान एक अकेला ऐसा मुल्क है जहाँ सेना के पास एक देश है, तो वहाँ पर हमेशा चलता रहता है। मुशर्रफ को हमने देखा है बहुत समय तक, और मुझे वो शाम भी याद आती है कि जब मुशर्रफ के हवाई जहाज़ को नवाज़ शरीफ प्रधानमंत्री थे उन्होंने उतरने नहीं दिया था, और फिर जब वो उतरा तो उस समय वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हो गया, समझ गए, तख्ता पलट हो गया। तब आसिम मुनीर को भी लग रहा है कि अब वो तख्ता पलट का वक्त आ गया। वो हिंदुस्तान से ज़्यादा उनका दिमाग पाकिस्तान पर चल रहा है कि अब ये जो औपचारिकता है शहबाज शरीफ की वो खत्म हो जाए। अभी भी ताकत उनके पास ज़्यादा है ही किसी भी तरह से, और मुझे लगता है कि ये जो सतर्कता की बात कर रहे हैं इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पॉज बटन पर है, जारी है, उसे बंद नहीं किया गया है। तो जो पॉज बटन होता है वो किसी भी दिन ऑन हो सकता है यदि ज़रूरत पड़ती है तो उसको लेकर। लेकिन ये भी बात होती है कि बहुत सारे लोग कहेंगे, हमारे मित्र लोग, कि इसीलिए हम कह रहे थे कि पॉज बटन इतनी जल्दी मत लगाइए, कुछ लोगों का इलाज जो है ना टाइम पर कर ही देना चलना चाहिए था, हाँ कर ही देना चाहिए, जब मौका मिल जाए तो पूरा इलाज कर दिया जाए। लेकिन खैर अब वो तो जो हो गई है उसके बाद जो भी सोचा होगा, उसके बाद यदि ये पॉज बटन किसी दिन ऑन हो गया तो वो 8 ठिकाने थे, अब कितने ठिकाने होंगे ये पता नहीं है। अब कई बार होता है कि खुद भी बुलाते हैं अपने आप। अभी आप कह रहे थे कि आपको लगता है कि अब वो शायद औपचारिक तौर पर सुपरसीड करना चाहेगा, क्योंकि एक एक तख्ता पलट की बात हो रही है। लेकिन ये जो भी इस वक्त शहबाज शरीफ की सरकार है ये बड़ी कॉशियस चल रही है। राहुल जी, इन्होंने पहले ही कह दिया, मुझे लगता है कि शायद खदशा राव डर रहा हो तो उन्होंने पहले ही कह दिया कि हमारे हाइब्रिड मॉडल बड़ा अच्छा चल रहा है, कि हम सेना और सरकार बैठ के सारे फैसले करते हैं। बहुत से लोगों को यह भी मानना है कि अब शायद वो दौर चला गया जब पाकिस्तान में सीधे तौर पर तख्ता पलट होते हैं, क्योंकि उसके इकोनॉमिक नुकसान होते हैं, किसी देश को आपको फंडिंग वगैरह मिलने में दिक्कत होती है। तो क्या अभी हाइब्रिड मॉडल चलेगा? आसिम मुनीर की महत्वाकांक्षाएं यहीं तक हैं या वो जिस रोल में है उसी में, या कुछ और भी हो सकता है? देखिए, मुनीर की मजबूरी आप इसको देखिए। देखिए जिस तरह की माहौल इस वक्त पाकिस्तान में है कि खैबर पख्तूनख्वा, नॉर्थ वजीरिस्तान, वहाँ पे जिस तरह से आर्मी पे अटैक हो रहे हैं, बलूचिस्तान में जिस तरह से आर्मी पे अटैक हो रहे हैं, जिसके बाद अब अगर आप ये बात करें कि मुनीर जिस तरह से सीक्रेट डील जो है ट्रंप के साथ कराए थे, उससे ईरान के साथ अब उनके संबंध कैसे रहेंगे, ये सारा देखते हुए इस वक्त जो पाकिस्तान आर्मी है वो बहुत प्रेशर में है कि वो जो देश है उसकी जनता को कैसे संभालेगी। अगर वो भारत के प्रति अपना जो जहर है वो नहीं उगले, वो कश्मीर का मुद्दा सामने ना लाए, तो जो पाकिस्तान आर्मी है उसको अपने देश में लोगों को जवाब देना मुश्किल हो जाए। और यही कारण है कि मुनीर जो है बार बार इस तरह की बातें कर रहे हैं। वहाँ पर इस इकोनॉमिक प्रेशर पहले से हैं, और अब जिस तरह से आर्मी पे हमले हो रहे हैं, आर्मी को वहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत कमज़ोर जो है मान रहे हैं कि आर्मी जो है धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है। किस तरह से अक्सर जो है आर्मी के लोगों को मार दिया जाता है। इससे पहले बलूचिस्तान में हुआ, अभी कुछ जो है वो वजीरिस्तान में हुआ। तो मुनीर के लिए और आप क्या ऑप्शन ढूंढते हैं? और वो ऐसे में जो जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को मारा, और वो इस वक्त अपने नेवी के लोगों के सामने जो है उनको एड्रेस कर रहे थे, तो वो यही सब बातें कर सकते हैं, क्योंकि उनको पाकिस्तानी तो कह रहे थे ये कौम का सिपह सलार है, मतलब ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में हीरो बन गया ये आदमी। ये तो कुछ लोग कह रहे थे ना, आम लोग वहां पर उनको दिखाई नहीं दे रहा किस तरह से वहां पर अटैक हुए। अब आसिम मुनीर जिस तरह से इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स आ रही हैं वो तो ये कह रही है बहावलपुर में दोबारा से जो अड्डे थे जिनको जो तोड़ा गया उनको दोबारा से बनाना शुरू किया गया है, और उसमें और जो है चीज़ें लगानी शुरू की गई है, काउंटर जो आपके इलेक्ट्रॉनिक मेजर्स लगाने शुरू किए गए। तो कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ पाकिस्तान आर्मी जो है जो आतंकवाद का उनका जरिया है उसको छोड़ने जा रही है, उसको बढ़ाने जा रही है, क्योंकि वही उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। अभी आपने ट्रंप साहब का लंच भी जो है ना हजम नहीं हुआ है ना पूरी तरह से। कई बार होता है ना, ट्रंप साहब के साथ बैठ लिया है, अपच हो गई, अपच हो जाती है। एक खबर जो अभी राहुल जी जिसका जिक्र कर रहे थे, अभी आपने देखा ही आसिम मुनीर कश्मीर पर भड़काऊ बातें फिर से कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की जमीनी हकीकत क्या है वो आपको बताते हैं। पाकिस्तान में आए दिन आतंकवादी हमले होते हैं। कल भी वहां के खैबर पख्तूनख्वा राज्य में सेना के काफिले पर आतंकी हमला हुआ। उत्तरी वजीरिस्तान में एक आत्मघाती हमलावर ने
अपनी गाड़ी सीधे जाकर के सेना की एक गाड़ी से टकरा दी। इसमें पाकिस्तानी सेना के 13 जवानों की मौत हो गई है, कई जवान घायल हुए हैं। और सैनिकों पर हुए इस हमले से बौखलाकर पाकिस्तान ने भारत पर एक बार फिर ये रवायत हो गई, कुछ भी हो भारत पर आरोप लगाओ। लेकिन हमारे विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। अब ये पाकिस्तान ने तो बहल साहब लगता है टेम्पलेट बना लिया, कहीं भी कुछ भी हो उसमें आप पहले ही हिंदुस्तान शब्द जोड़। बिल्कुल, हाफिज गुल बहादुर का ग्रुप है एक तहरीके तालिबान पाकिस्तान के अंदर, जिसने इस आतंकी हमले को इंप्लीमेंट किया है, उसको एक्शन में लेके आए। तो ये टीटीपी है क्या? तहरीके तालिबान पाकिस्तान 2002 से बननी शुरू हुई थी, ऑफिशियली 2007 में बनी है ये। और ये है, इसको हम पाकिस्तान तालिबान भी कहते हैं। ये किसके लिए लड़ रही? ये पश्तून्स के इंटरेस्ट के लिए लड़ रही। किसके अगेंस्ट लड़ रही है? पाकिस्तान के अगेंस्ट लड़ रही है, पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट लड़ रही है और पाकिस्तान स्टेट के अगेंस्ट लड़ रही है। जब बहुत ज्यादा प्रेशर अमेरिका ने बनाया तो बहुत सारे जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, अरब्स और जो पश्तून थे, जो कि अफगान तालिबान के एलिमेंट्स जो भाग के पाकिस्तान के अंदर आए थे, वो इस ट्राइबल एरिया के अंदर आए थे, जिसके अंदर नॉर्थ वजीरिस्तान, लोअर साउथ खैबर का जो एरिया है वजीरिस्तान एंड अपर वजीरिस्तान, ये 3 एरियाज इसके अंदर आते हैं। तो इसके अंदर आते ही उन्होंने 200 के करीब विलेज एल्डर्स को मार दिया था, ट्राइबल एल्डर्स को मार दिया था। अब वो अपना एक पश्तूनिस्तान यहां बनाना चाहते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान ने इस एरिया का नाम खैबर पख्तूनवा रखा। उन्होंने पश्तूनिस्तान नहीं रखा, खैबर पख्तूनवा रखा। उन्होंने बलूचिस्तान से ये लेसन लर्न किया। तो अब अगर आप कहते हैं कि ये भारत ने हमला किया है, तो मार्च 2025 को भी ऐसा ही हमला हुआ था, जो पाकिस्तान मिलिट्री बेस है वहां पे, उसके नॉर्थ वजीरिस्तान में, तब भी हमला हुआ था। तब भी आपके दर्जनों मारे गए थे सोल्जर्स, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी के मारे गए हैं या घायल हुए थे। तब क्या भारत ने किया था? तब तो आपने नहीं कहा भारत ने किया है। और यही हमला इसी तरीके से दोबारा किया है, तो आप कह रहे हैं भारत ने किया है। हमने आपको देख लिया था जब आपने अपने ही अंदर जो पनप रहे हैं आपके आतंकी एलिमेंट्स, चाहे वो लश्कर तैयबा के हैं, जैश ए मोहम्मद के, हिजबुल मुजाहिदीन के, उनके फ्यूनरल्स पे आप खुद पहुंचते हैं, उनको आप फुली सपोर्ट करते हैं, फंड करते हैं, ड्रग्स का ट्रेड करते हैं, और ड्रग्स से जो पैसा मिलता है वो अपने आतंकी संगठन को दे के उनको हथियार, उनकी ट्रेनिंग में मदद करना और भारत के अंदर उनको भेज के आतंकी हमले करना। भारत ये काम नहीं करता। ये काम टोटली आपका है। आप ही ने इस पाकिस्तान तालिबान को पनपने दिया पहले ट्राइबल एरियाज के अंदर, जब ये आए थे अफगानिस्तान से। अब आप उनके ऊपर हमले कर रहे हैं, तो वो वापस हमले। वैसे तो बहल साहब इस बात के कोई बहुत ज्यादा मायने ही नहीं है कि वो हिंदुस्तान पर आरोप लगा, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जरूर हमको देखना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात इस वक्त कैसे हैं। अब ये जो जिस इलाके में ये हुआ, वजीरिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा इनका राज्य है, यहाँ पर बल्कि सदियों से कहिए आप, अफगान जो है इधर से उधर आते जाते रहे हैं। लेकिन इस इलाके पर पाकिस्तान का, अब जब से बाउंड्री में ये आ गया कि ये इलाका पाकिस्तान के अंदर है, उसकी रिट कभी चली ही नहीं। कभी ये इलाका पाकिस्तान के हुक्मरानों के हाथ में रहा ही नहीं। यहाँ लॉ चला ही नहीं पाकिस्तान का कभी। और फॉर्मली 20 साल से तो यहाँ पर जंग चल रही है, बल्कि 25 साल से, 2001 से जब 9/11 का हमला हुआ था, तब से अमेरिका जो है पाकिस्तान की मदद से इस इलाके में बमबारी कर रहा है। और वो पाकिस्तानियों को सिखा गया ड्रोन चलाना और हेलीकॉप्टर गनशिप से लोगों को मारना। और वो पाकिस्तान लगातार करता है अपने लोगों के ऊपर। इस पर बहल साहब आपको आगे और ज्यादा बता सकते हैं। लेकिन 2 हिस्से ऐसे हैं जिनके बारे में इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स का मानना है कि पाकिस्तान के ये हाथ से किस दिन छूट जाए कहा नहीं जा सकता, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। हर्ष जी, नहीं देखिए, वो 2 हिस्से इसलिए छूटेंगे क्योंकि पाकिस्तान में जो पंजाबी डोमिनेंस है, उसने कभी भी पाकिस्तान के भीतर उन लोगों को वैसे नागरिक माना ही नहीं। चाहे वो बलोच हों या पश्तून के लोग हों, उनको कभी नहीं माना। और उनकी अपनी एक नीति रही, चूंकि इन इलाकों से वो जितना लाभ ले सकते हैं, जितना अमेरिका के इशारे पर जो कुछ कर सकते हैं या चाइना के इशारे पर कर सकते हैं, इसको अगर 2 हिस्से में बांट दें तो खैबर पख्तूनख्वा का अमेरिका इस्तेमाल करता रहा और बलोचिस्तान का चीन इस्तेमाल करता रहा। पूरा का पूरा सीपीईसी वो उसी रास्ते से जाता है। और जो जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान के पास है कहां क्या चीजें, तो उसके लिहाज से भी ये इलाके बड़े महत्वपूर्ण है। और एक जो सबसे बड़ी बात है, मैं बार बार कहता हूं कि देखिए भैया, विदेश मंत्रालय ने कह दिया तो मानेंगे तो हम वही, लेकिन अगर कहीं कोई मार रहा है, मर रहा है और लोग कह रहे हैं कि देखो भारत करा देता है,
तो विदेश मंत्रालय ने तो साफ साफ बता दिया कि नहीं कराता है। अब उनके यहाँ नोन गनमैन से लेकर और इस तरह से सब कुछ ऐसा हो जाता है कि वो भारत की सदिच्छा पर उनके लिए सब कुछ कर दे रहे हैं, तो ये भी उनको जरा सोचना चाहिए कि वो किस स्थिति में पहुंच गए। और मेरा बड़ा स्पष्ट तौर पर मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान में जिस तरह की स्थितियां रही हैं, एक बहुत बड़ा वर्ग तैयार हो गया है जो अब इन दोनों हिस्सों को अलग देश के तौर पर देखने लगा है। उनके जो कहें कि सताए हुए जो लोग हैं वो दुनिया के अलग अलग देशों से उस मूवमेंट को चला रहे हैं और उसको फंडिंग भी बहुत जबरदस्त करते हैं। पहले उनकी स्थिति बहुत कमजोर थी तो इसलिए उनकी बात नहीं आती थी, अब वो बाकायदा सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, बाकायदा कैंपेन चलाते हैं, बाकायदा उसको लेकर पाकिस्तान की जो भी आप कहें कि टॉर्चर है और जिस तरह की वो गलत उनकी नीतियां हैं उसको दुनिया के सामने लाते हैं। मुझे लगता है कि ये अच्छा ही है, इस तरह से 3-4 हिस्सों में ये टूटेगा नहीं, तो ये आतंक के अलावा और कुछ करता नहीं, तो अच्छा ये टूट जाए, छोटा हिस्सा बचेगा, खत्म हो जाए। अच्छा, जिस किस्म के हमले ये लोग, चाहे बलोच लिबरेशन आर्मी के लोग हों या वहाँ और संगठन है या खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान, जिस किस्म के हमले ये करते हैं पाकिस्तान की सेना पर, वो बिल्कुल असामान्य है। मतलब हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार कोई एक सुसाइड अटैक होता है, सीधे आप एक हमले में जो है उनके दसियों सैनिक जो है मारे जाते हैं। किसी भी और देश में अगर ये हो तो लाख सवाल उठे आपकी सेना के ऊपर, आपकी सरकार के ऊपर, मतलब सत्ताएं चली जाती हैं ऐसे हालात में जैसे पाकिस्तान में बने हुए। देखिए वहाँ पे बड़ी मुश्किल है। जब बलूचिस्तान में ये अटैक्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे तो वहाँ पे पाकिस्तानी सेना के लोग जो हैं वहाँ जाना नहीं चाहते थे। अच्छा, वो वहाँ से बार बार ये हो रहा था कि इस जो उनका ब्रिगेड है उसमें से ये लोग छोड़ गए, जो पाकिस्तानी सैनिक हैं वो छोड़ गए, ये सब बातें हो रही थी। दूसरी बात ये भी है कि जो अब पाकिस्तान भारत को जो आतंकवाद के लिए, जैसे अभी वजीरिस्तान में जो उसने ब्लेम किया है, उसका कारण बड़ा स्पष्ट है। उसका कारण ये है कि अभी तक भारत जो है ये इस्टेब्लिश करने में कामयाब रहा है इंटरनेशनल फोरम्स में कि पाकिस्तान टेररिज्म का हब है। पाकिस्तान अब पलट कर अपने आप को विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रहा है और बार बार वो ये बात उभार के लाता है इंटरनेशनल फोरम्स में कि हमारे यहाँ जो है बहुत ज़्यादा आतंकवाद हो रहा है और हम जो है अब विक्टिम है उसके, ना कि हम जो है ये जो है आतंकवाद फैला रहे हैं। उससे जो इंटरनेशनल छवि है उसकी, उसको सुधारने की भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। जी, बहुत स्वागत, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ आपके साथ, सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए। आइए बात करते हैं दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार जी 3 की, जिस पर अब कंट्रोवर्सी और बढ़ गई। इस फिल्म में दरअसल जो काम कर रही हैं और जो लीड हीरोइन है नीरू बाजवा, उन्होंने इस फिल्म से जुड़े अपने सारे पोस्ट सोशल मीडिया से हटा लिए हैं। इस फिल्म से जुड़ी जितनी क्लिप्स वगैरह उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर डाली हुई थी, पिक्चर से जुड़ी हुई जितनी डिटेल्स जहां दी हुई थी, वो सब कुछ उन्होंने डिलीट कर दी। फिल्म के प्रमोशन और ट्रेलर से जुड़ी सारी पोस्ट उन्होंने डिलीट कर दी। साथ ही सोशल मीडिया पर हानिया आमिर, जो पाकिस्तानी अभिनेत्री हैं जिनकी वजह से सारा विवाद हो रहा है, और दिलजीत दोसांझ, इन दोनों को अनफॉलो भी कर दिया। जब पहले तक अभी तक एक खबर आई थी कि केवल हानिया आमिर को उन्होंने इंस्टाग्राम पर अनफॉलो किया, अब खबर आ रही है कि दिलजीत दोसांझ को भी अनफॉलो कर दिया। तो अब ये बात बड़ी हो गई है कि इस फिल्म की जो मेन हीरोइन है, लीड एक्ट्रेस हैं, वो इस फिल्म से अब किनारा कर रही हैं। पिक्चर बन चुकी है, लग चुकी है, हिंदुस्तान में नहीं लेकिन ओवरसीज टेरिटरी में, और उस फिल्म की हीरोइन फिल्म के प्रमोशन से अपने आप को अलग कर ले, तो आप समझ सकते हैं कि अब दबाव बढ़ता जा रहा है फिल्म में काम करने वाले लोगों पर ही नहीं, बल्कि इस फिल्म के निर्माता, निर्देशक, सब पर। हानिया आमिर इस पिक्चर में जब एक्ट्रेस के तौर पर ली गई, दिलजीत दोसांझ का ये कहना है कि तब भारत पाकिस्तान के बीच संबंध ऐसे खराब नहीं थे, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ आप सब जानते हैं। आतंकवादी हमला पहलगाम का, उसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच ये लड़ाई हुई और उसके बाद ये दबाव बनने लगा कि इस पिक्चर में ये पिक्चर रिलीज नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसमें पाकिस्तान की एक्ट्रेस है। भारत के कई फिल्म संगठनों ने इस पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ फिल्म करने पर दिलजीत पर बैन लगाने तक की मांग की है, लेकिन इस विवाद के बावजूद दिलजीत दोसांझ वो अपने स्टैंड पर कायम है। जैसा मैंने आपको बताया, वो बार बार अपनी सफाई में यही कह रहे हैं कि जब इस पिक्चर के लिए साइन किया गया हानिया आमिर को, तब ऐसी कोई लड़ाई भारत पाकिस्तान के बीच नहीं छिड़ी हुई थी। बहरहाल उन्होंने कहा कि क्योंकि भारत में इसको लेकर के एक कंट्रोवर्सी है, तो ये पिक्चर भारत में रिलीज नहीं की जा रही है। इससे इसके निर्माता निर्देशकों को बहुत नुकसान भी होगा, प्रोड्यूसर्स को बहुत नुकसान होगा, लेकिन फिर भी हमने फैसला किया कि इस फिल्म को इंडिया में ना रिलीज करेंगे क्योंकि वहां लोग इस बात को पसंद नहीं कर रहे हैं। और अब ये खबर कि फिल्म की एक्ट्रेस जो है उन्होंने भी अपने आप को इसके प्रमोशन से अलग कर लिया। अब ये क्या बता रहा है सर कि अभी तो प्रेशर ही है ना, दबाव ही है ना? प्रेशर है, लेकिन सही प्रेशर है। अच्छा, आप ठीक मानते हैं? हाँ, दिलजीत दोसांझ को भी ये करना चाहिए था। उनकी बात ठीक हो सकती है कि जब उनको फिल्म में हीरोइन को लिया हानिया आमिर को, और तब भारत पाकिस्तान के रिश्ते ठीक होंगे,
लेकिन जब रिलीज हो रही है उस वक्त क्या हो रहा है, हमें हमेशा समय के साथ, वक्त के साथ फैसला करने होते मैं हैं। ये समझना चाह रहा हूं, तो अब वो करे क्या आदमी? अब पिक्चर तो बन मैं गई। कह रहा हूं कि पिक्चर बन गई, हो सकता था कि थोड़े समय पोस्टपोन कर देते, मान लीजिए माहौल ठीक होता तब कम से कम करते, क्योंकि जो सरदार 3 नाम से जो फिल्म बनी, और दिलजीत दोसांझ बहुत पॉपुलर लोगों में से हैं। हमारे जो सिख भाई हैं उनके एक इमोशंस अलग तरीके से भी हैं इस पूरे मसले को लेकर। तो जब माहौल इतना खराब हो तो क्या इसको कम से कम, मैं इतना समझता हूं, जो कम से कम करना चाहिए था कि वो उसको पोस्टपोन कर दे, क्योंकि सर फिल्म तो बन गई। मैं कह रहा हूं कि अगर मतलब ये इस पर ये मेरा पर्सनल ठीक है कि ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए कि आपने पाकिस्तानी एक्ट्रेस को पिक्चर में लिया ही क्यों? भाई हमारे संबंध अगर बहुत अच्छे तो बहुत नहीं अच्छे थे। नहीं, तो अगर खराब नहीं थे तो बहुत अच्छे भी नहीं थे जी। और ये विवाद तो चल ही रहा है ना, क्या जरूरत क्या है आपको? टैलेंट लेकिन यहाँ वो नहीं है क्या? मार्केट स्ट्रेटेजी के हिसाब से लिया होगा कि भाई वो पाकिस्तान, और शायद सारी- इसीलिए लेते हैं क्योंकि पाकिस्तानी एक्टर्स को आप लेंगे, इसमें 3 और एक्टर हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान के 3 लोग हैं उसमें। जी हाँ, हाँ। टोटल और 4 मुझे है शायद। बताया गया कि उसमें प्रोड्यूसर भी एक ऐसे हैं जिनका पैसा भी लगा हुआ है इससे पाकिस्तान क्योंकि में। पाकिस्तान में भी ये पिक्चर रिलीज लेकिन हो पाकिस्तान जाती में है रिलीज नहीं हो पाती ना हिंदुस्तानी फिल्में। जी, और ओवरसीज जो है, जो बाहर जो पाकिस्तानी बैठे हैं वो भी उसको देख वो लेते हैं। इस पिक्चर को देख खैर लेते वो हैं। मार्केट स्ट्रेटेजी लेकिन आज मार्केट जब की माहौल- कमी तो नहीं है ना, ऐसा आपने कहा। दिलजीत दोसांझ को मार्केट की कोई कमी तो है नहीं। अरे भारत से बड़ी मार्केट कौन सी है दुनिया में? भारत से बड़ी मार्केट और तो अब है। भारत में आप पिक्चर रिलीज नहीं कर पा रहे। तो ओरिजिनल सवाल तो ये है कि भाई आपको जरूरत ही क्या है किसी पाकिस्तानी भाई आपको ये पॉलिटिकल कलाकार स्लोगन को लगता हो, लेने लेकिन नेशन फर्स्ट तो नेशन फर्स्ट ही होगा ना। वो ठीक है, बट फिर अगेन ये कहने के साथ ही मेरा फिर जो मैंने आपसे पूछा, अब जब पिक्चर बन गई तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं दिलजीत दोसांझ से? क्या करें? नहीं, बंद कर दें, बक्से में डाल दें, खत्म करें फिल्म को, और क्या करेंगे? तमाशा कर रखा है दिलजीत दोसांझ ने। इतना अहंकार बढ़ गया है दिलजीत दोसांझ का, और मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। एक तो ये है कि पहली बात, क्यों उन कलाकारों को लेना? अगर मार्केट के लिहाज से देखें तो दुनिया भर की फिल्मों की हिंदी की डबिंग भारत के मार्केट के लिहाज से सबसे ज्यादा हो रही है, हर भाषा की। और ऐसे में अगर किसी भारतीय कलाकार को अपनी फिल्म पाकिस्तानी कलाकार के आधार पर चलानी पड़ी तो उसको जरा गंभीरता से देखना चाहिए। ये नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है सीधे सीधे। ये जिस तरह से फिल्म को लेकर जो नैरेटिव चल रहा है उसकी बात करनी चाहिए। ये पाकिस्तानी मुसलमान और उसके साथ कैसे सरदार जुड़ जाता है उसको भी जोड़कर नैरेटिव चलाया जा रहा है। भारत के खिलाफ एक खतरनाक नैरेटिव को हवा दी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि देखिए इन दोनों के बीच में कोई समस्या नहीं है, समस्या भारत के साथ है। जब हम मार्केट की बात करते हैं तो यह भी तो समझिए हम क्या कर रहे हैं। एक तरफ तो भारत की सरकार कह रही कि गोली और बोली दोनों साथ नहीं चलेगी, ट्रेड और टॉक एक साथ नहीं चलेगा। हम कह रहे हैं कि पानी भी हम देना क्या है, या तो नहीं देंगे या ज्यादा दे देंगे, अपनी मर्जी से देंगे, अपने हिसाब से देंगे। ऐसे समय में दिलजीत दोसांझ करेगा अच्छा ठीक है भाई भारत में नहीं चलेगी, चलो हम विदेश में ले जाते हैं। मुझे लगता है यह बेहद संवेदनहीन बयान है और दिलजीत दोसांझ को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। पहलगाम की पृष्ठभूमि में तो कोई भी जरा सी जिसको संवेदना होती वो व्यक्ति कहता कि भैया पिक्चर सब चलती रहेगी। आज उनको इतना बड़ा स्टार इसी देश के लोगों ने बनाया है और इससे लाभ किसको होता है? वो प्रोड्यूसर जो भले पाकिस्तान का छोटा हिस्से वाला है उसको, वो कलाकार जो वहां के हैं यहां का विरोध करेंगे, मौका आएगा, पहला मौका आते ही भारत का विरोध करेंगे, यहां तक कि आतंकवादियों के पक्ष में खड़े होते हैं। और उनके साथ अगर दिलजीत दोसांझ जा रहे हैं तो सचमुच पीड़ा की बात है। हम जैसे लोगों को भी दिलजीत दोसांझ बड़े लुभाते हैं, बड़े पसंद आते हैं, उनका जो म्यूजिक है, उन जिस तरह के एल्बम आते हैं। लेकिन उसका एक दूसरा पक्ष है कि दिलजीत हमेशा एक्सट्रीम जाते हैं और कहते हैं सब कुछ ठेंगे पर, जो करना है हमारा बिगाड़। तो पिक्चर ना रिलीज करते हैं, किसी कीमत पर नहीं रिलीज करनी चाहिए थी। इनको माफी मांगनी चाहिए थी कि जो कुछ हुआ हम ये अभी हो गया है, और उस वक्त होते तो माफी भी नहीं मांगनी पड़ती। माफी तो अब मांगनी पड़ रही है, कहा जा रहा है। अगर ये सेंसिटिविटी उस हीरोइन को आ सकती है तो इनको क्यों नहीं आ सकती? अच्छा, लेकिन बाबे थोड़ा सा ये भी हमको समझना चाहिए कि आज जितना ये निशाने पर हैं, ऐसा पहली बार तो है नहीं, ऐसा आपने भी कहा। ऐसे पहले कई बार मौके आए जब दिलजीत दोसांझ ने जो पॉपुलर नैरेटिव है देश का या जो भावना है उसके विपरीत जाकर के कोई बात कही हो या की हो। फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मिले थे, ये आप याद कीजिए। और मैं तो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, मुझे याद आया। अब वो व्यक्ति कलाकार थे फिल्मों के, ये तो मैं जानता हूं, लेकिन वो बीजेपी से जुड़े हुए थे, ये मुझे कल पता चला। वो एक क्लेम कर रहे थे कि पंजाब बीजेपी दिलजीत दोसांझ के साथ है। और दिलजीत दोसांझ ने क्या गलत कर दिया, इसको चेक कर लें आप लोग। एक बात तो पहले स्पष्टता से, नहीं, यहाँ ये प्रॉब्लम है ना, आप पंजाब में होकर के दिलजीत दोसांझ का विरोध नहीं कर पा रहे। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अगर कोई कलाकार ये स्थिति में पहुंच जाए कि नहीं हम कुछ भी करेंगे,
एंटी इंडिया स्टैंड लेंगे, लेकिन चूंकि पंजाब में एक सेंटिमेंट है सो कॉल्ड, इसलिए नहीं होगा। इसलिए कि प्रधानमंत्री से हमारी मुलाकात हो गई तो हम कुछ भी कहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है भैया। देश की जिस भावना ने प्रधानमंत्री को बनाया है, देश की जिस भावना ने आपको इतना बड़ा बनाया है, वो भावना आपको जमीन पर भी ला सकती है। इसमें बहुत ज्यादा देर नहीं होती। लेकिन इतना बड़ा इशू क्यों लग रहा है आपको? काफी बढ़ गई है। होने में क्या मतलब कितना बड़ा इशू है ये मुझे समझ नहीं आया। आप जिसको इतना बड़ा इशू बना रहे हैं कि क्या हो गया, यदि इसका रिलीज को पोस्टपोन कर दिया जाता, सबसे सामान्य था। मतलब ये सबसे सामान्य घटना। नहीं तो वो स्थिति सामान्य कब होती? चलिए सौरभ, अब तो ये ज्यादा मुश्किलें बढ़ गई, ये ज्यादा मुश्किलें। एक साल बाद आप आज अभी आपने पाकिस्तान के सेना प्रमुख का बयान देखा है, तो जो संबंध पाकिस्तान के साथ हमारे हैं वो तो अब ऐसे ही रहने वाले। लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ कि तो डिलिबरेट अटेम्प्ट है ना, फिर लिया ही क्यों उसको फिल्म में? एक चीज, फिर तो ऐसी फिल्म बनानी क्यों चाहिए? एक चीज मैं कहना चाहता हूं, ये जो वर्ड एंटी इंडिया है, ये आई थिंक बहुत स्ट्रांग वर्ड था, इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि भारतीयता को वो अपने स्लीव पे लेके चलते हैं, देश के तिरंगे को हर जगह पे सबसे प्रोमिनेंट करते हैं, वो एक देश के नेशनल एसेट भी हैं और पंजाबी कल्चर को वो बहुत प्रमोट करते हैं, हमेशा भारत की बात करते हैं और भारत के इंटरेस्ट का ध्यान रखते हैं। लेकिन साथ में ये कहूंगा मैं, प्रूडेंस दिखानी चाहिए थी, क्योंकि ये अभी का टाइम नहीं है। अभी देखिए पुलवामा अटैक भी हुआ था, पुलवामा अटैक के अंदर जब देखा गया कि इतने सारे हमारे सीआरपीएफ जवान मारे गए थे, उसके बाद से जो है सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है भारत के अंदर। और ये जरूर है कि पहलगांव अटैक से पहले ये पिक्चर बन चुकी थी या बनने वो तो ठीक है, बन रही थी। नहीं मैं थोड़ा सा कंप्लीट करी, क्योंकि मैं इसके लॉजिक में दोनों साइड का करना चाहता हूं विश्लेषण। तो वो ये यहां पे आके प्रूडेंस जरूर दिखानी चाहिए थी और इस पिक्चर को पोस्टपोन करना चाहिए था। अब मेरे को 2 पॉइंट्स और बोलने हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब आप इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं और इसमें इंटरनेशनल प्रोड्यूसर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उस इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर पाना, कहना कि मैं ब्रेक कर दूंगा और इस पिक्चर को कहीं पे भी रिलीज नहीं करूंगा, मुझे नहीं पता उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, लेकिन जरूर होंगे। नंबर 2 चीज जो मैं कहना चाहता हूं कि जो उन्होंने ये पिक्चर को कहा कि भारत के अंदर रिलीज नहीं हो रही, तो 40 से 50% उनका लॉस है, क्योंकि पंजाबी जो सबसे ज्यादा लाइक करते हैं, इवन साउथ इंडिया के अंदर जो सबसे ज्यादा पंजाबी पिक्चर्स को लाइक करते हैं भारत के अंदर है। और आखिरी चीज मैं कहना चाहता हूं, सबसे खराब तो नीरू बाजवा है। मैं क्यों कह रहा हूं? नीरू बाजवा को तो पता था ना किसके साथ एक्टिंग हो रही है, उसको तो पता था ना कि चार के करीब पाकिस्तानियों के साथ एक्ट कर रही है। एक्टिंग तो की, पैसे तो लिए, लेकिन अब आके उसने अपने आप को वो एक मिनट सर, मैं कंप्लीट करने दीजिए। अब अपने आप हटा के अब वो ये कहे कि मैं देशभक्त हूं, इस वजह से मैं निकल रही हूं इस फिल्म से, तो क्या वो निकल रही है? क्या वो पैसे वापस किए हैं उसने? एक सेकंड सर, अब आपने इसमें दोष जो है नीरू बाजवा पर डाल दिया। नहीं, दोनों पे डाला है, दोनों पे। मैं ये कह रहा हूं प्रूडेंस होती कि वो पिक्चर को रिलीज ना करते, प्रूडेंस होती कि वो ना लेते पाकिस्तानी एक्टर्स को, ये प्रूडेंस थी। नहीं, आपने दिलजीत दोसांझ के लिए तो कहा कि ये देशभक्ति बाजू पर लेकर चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं। नीरू बाजवा के लिए आपने कहा कि इनका किरदार सबसे खराब रहा। नहीं, अब खराब है, पहले तो क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि यही चीज प्रूडेंस उन्होंने उस टाइम क्यों नहीं दिखाई जब वो एक्टिंग करने लगी थी? क्यों एक्ट किया उनके साथ, अगर उनके दिल में ये बात थी कि मैं देशभक्त हूं? देखिए सौरभ, इसमें बड़े सिंपल बात है कि मैं इसको एक रिलेट करता हूं। अमेरिका इस वक्त वीजा कैसे दे रहा है? सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर रहा है सबके। आपको नहीं पता था हानिया अमीर जो है वो भारत के बारे में क्या लिख रही है, तो आपने क्यों लिया? और दूसरा, पिछले 10-15 सालों में भारत के साथ पाकिस्तान के रिश्ते कैसे हैं ये आपको नहीं पता था। सारी जगह पर पाकिस्तानी प्लेयर्स या पाकिस्तानी एक्टर्स को हम रिजेक्ट कर रहे हैं कि वो यहाँ आके काम ना करें। अब दिलजीत दोसांझ जो हैं उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। उनकी एक और फिल्म है जो बॉर्डर 2, जो इसमें वो एक्ट कर रहे हैं, और उनको निकाल दिया। एनडीए में चाहे थे कि इनको निकाल दिया। एनडीए नहीं निकाला नहीं है, पर एनडीए में उसकी शूटिंग चल रही है पुणे में, तो वहां पर ये बात हो रही है कि ये शूटिंग करने क्यों दी जा रही है इनको। तो उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ रही हैं इस सारे मामले को लेकर। और ये बिल्कुल देखिए, एक्टर्स के बारे में मैं ये बिल्कुल ख्याल रखता हूं कि वो सारा कुछ जो करते हैं वो अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए करते हैं। कंट्रोवर्सी भी लानी होती है तो इसी तरह से लाते हैं ताकि उनकी फिल्में प्रमोट हो जाएं, और उनका ध्येय जो होता है पैसा होता है। ऐसे में ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि देश के पक्ष में क्या चीजें जा रही हैं। अगर वो नहीं देखते हैं इसके लिए, तो उनको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि किस तरह से उस पर रिएक्शन होगा। एक आखिरी चीज कहना चाहता हूं सर, अगर परमिट करें। अब बहुत सारे चैनल्स पे पाकिस्तानी गेस्ट को बुलाया जाता है, टीवी चैनल्स के ऊपर, तो क्या हमें उनको भी बुलाना बंद कर देना चाहिए? बंद कर दिया गया, बंद कर दिया गया, अब किया गया, पर पहले तो नहीं किया गया था ना। और आखिरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि सॉरी, बोलिए सर। आप कंटिन्यू कर लीजिए।
नहीं आप बोलिए सर, माइंड वो थॉट प्रोसेस। ऑलराइट, ठीक है, हाँ कुछ करते हैं। देखिए बड़ी सीधी सी बात है, सब कुछ साफ साफ समझना चाहिए। भारत सरकार की नीति भारत की नीति होती है और उस नीति के खिलाफ आप जा रहे हैं तो आप एंटी इंडिया स्टैंड लेते हैं। कोई दिलजीत दोसांझ भारत विरोधी हो गए या नीरू बाजवा भारत विरोधी हो गई, ऐसा कोई नहीं कहता। लेकिन जरा आप सोचिए, जब भारत सरकार की नीति है कि कोई ओटीटी, कोई वेब सीरीज, कोई फिल्म, इस नीति के आने के पहले तक जो आपने किया वो एक काम, इस पॉलिसी के आने के बावजूद आपने किया वो दूसरा काम। नीरू बाजवा ने इस पॉलिसी के आने के बाद तय किया कि हम इससे बाहर हट रहे हैं, तो उसका दोष क्यों देना चाहिए? और वैसे तो दोष उन सब का है, मैं बार बार कहता हूं, उन सब का है जो पाकिस्तानी को किसी भी तरह से बढ़ावा दे रहे हैं, उन सब का दोष है। और मुझे लगता है कि देश को इसके लिए कड़ा मन बनाना चाहिए, ऐसे सब लोगों को सार्वजनिक जीवन में खारिज करना चाहिए। एक बात सर, एक बस इसी मैं एक चीज और मतलब जो आरोप लगता है दिलजीत दोसांझ पर, वो बताना चाह रहा हूं। वो ये आरोप लगता है कि ये अपनी पंजाबी आइडेंटिटी को सबसे ऊपर रखते हैं, मतलब इंडियन आइडेंटिटी से भी ऊपर शायद पंजाबी आइडेंटिटी को रखते हैं, क्योंकि ये जहां भी जाते हैं प्रोग्राम करते हैं वहां सीधे जाते कहते हैं पंजाबी आ गए हुए, मतलब वो इनका एक वो ओपनिंग रिमार्क होता है, वो ठीक है लोगों में जोश भरने के लिए। और इसीलिए ये जो पिक्चर बनी है, शायद इसमें भी जो भी पहले हम बात कर रहे थे, पाकिस्तानी कलाकारों की जरूरत इसलिए महसूस होती होगी कि पंजाब यहाँ भी है, पंजाब वहाँ भी है, पंजाबी बोलने वाले दुनिया भर में भारतीय भी हैं और पाकिस्तानी भी हैं। तो आप जब उस पंजाबी आइडेंटिटी को सबसे ऊपर रखेंगे तो प्रॉब्लम। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सौरभ जी, मैं आपसे इससे ज्यादा कभी भी एग्री नहीं कर सकता जो अभी आपने बोला है। लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, अब जब हिंदी के ऊपर इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट चल रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, तो वो भी तो मराठी कल्चर को प्रमोट करते हैं। आप वहां जाके रूरल एरिया में मराठी के बिना कोई और लैंग्वेज में बोल के देख लीजिए, आप समझ जाएंगे कि आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे। हम उसको ठीक तो कभी नहीं कहते सर। हाँ, तो कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर ये है। और इसी वजह से कल जब आपके प्रोग्राम में हम बोल रहे थे तो मैंने यही कहा था कि एक सूत्र है जो पूरे देश को बना सकता है, वो है हिंदी। तो थर्ड लैंग्वेज अगर हिंदी होना है तो क्या गलत आप ट्रोल नहीं हुए उसके बाद? हाँ जी, ट्रोल नहीं हुए आप उसके बाद? नहीं, लेकिन ये दोनों चीजों को, मराठी भाषा के विवाद को और इसको जोड़ना है ना, एकदम अलग है। नहीं कोई अलग नहीं है, लॉजिक एक ही है। पर कमेंट करने लगे हैं तो नहीं, वो अच्छा है, लॉजिक एक ही है। अभी वो खबर भी आगे उस पर बात करेंगे हम सर। लेकिन एक और खबर जो देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई है, हमारे देश की जो खुफिया एजेंसी है रॉ, पाकिस्तान जिससे सबसे ज्यादा डरता है और जो भी उसके यहाँ होता है वो रॉ के ऊपर डाल देता है, उसको उसके नए बॉस मिल गए हैं। आईपीएस ऑफिसर पराग जैन, वो अब रॉ के नए चीफ होंगे। पराग जैन रवि सिन्हा का स्थान लेंगे जो 30 जून को रिटायर हो रहे हैं। पराग जैन का पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की प्लानिंग में एक बड़ा रोल रहा है और उसके बाद उन्हें ये जिम्मेदारी देने का फैसला किया गया। वैसे वो 15 साल रॉ में काम कर चुके हैं और फिलहाल पराग जैन रॉ की ही एक यूनिट है एविएशन रिसर्च सेंटर, उसके हेड है। और ये जो एविएशन रिसर्च सेंटर ARC है, इसके पास रॉ की एरियल सर्वेलांस की जिम्मेदारी होती है। यही सेंटर रॉ के लिए ह्यूमन और टेक्निकल इंटेलिजेंस का रोल भी निभाता है। तो अब रॉ को ऐसे हालात में नए प्रमुख मिलना, और जब हम बात करते हैं हमारी ये रॉ खुफिया एजेंसी, दूसरी IB है। IB मेरे ख्याल सर पहले बताएंगे, IB हमारी, लेकिन इसमें एक बात जोड़ना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर में जो सब कुछ हुआ, जिसका जिक्र अभी हर्ष जी भी कर रहे थे, उसमें इस विंग का है ना बहुत महत्वपूर्ण, ARC का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। और उसी के बाद मुझे लगता है कि सरकार ने ये फैसला उस तरह से किया। और उनको, पराग जैन साहब के बारे में मुझे जानकारी मिली कि वो काफ़ी दमदार किस्म के थोरो प्रोफेशनल लोगों में बहुत जगह पे रहे हैं। ये श्रीलंका में हमारे पास रहे हैं और इसके कनाडा में रहे हैं। ये पाकिस्तान के जितने आतंकवादी अड्डे और ये जो सारा है ना एविएशन रिसर्च का जो काम है, मतलब जैसे वहां 9 ठिकानों पर स्ट्राइक किया आतंकवादी, तो उसके प्रिसाइज उनकी इंफॉर्मेशन प्रिसाइज लोकेशन तरीके से। लेकिन एक पंजाब में आतंकवाद पे इनका खास काम है। ARC के बारे में सर थोड़ा बता दें हम लोग को। देखिए, जब भी किसी रॉ चीफ को बनाया जाता है तो उसको दो चीजें बहुत देखी जाती हैं उसके अंदर। एक कि क्या उसको उस एरिया का एक्सपीरियंस है कि नहीं थ्रेट्स के अंदर। तो उसके अंदर देखा, पाक डेस्क पे ये काम कर चुके हैं, रॉ के अंदर JNK में काम कर चुके हैं, पंजाब में 2 स्टिंट है, SSP के भी और DIG के भी, और अंत में और श्रीलंका में काम कर चुके हैं। कनाडा को मैं इसलिए महत्वपूर्ण गिनता हूं क्योंकि कनाडा में खालिस्तानी मूवमेंट है तो वहां पे भी काम कर चुके हैं। तो अब आता है एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो ARC है, एविएशन रिसर्च सेंटर। ये क्या होता है? ये क्या होता है? एक जहाज के अंदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट रखी जाती है जिससे हम ये देख लेते हैं कि फोटोग्राफी करनी हो
या फिर कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस, जो वहां बातचीत चल रही है उस बातचीत को मॉनिटर करना, तो सर्वेलेंस भी करता है, रिकॉनेसेंस भी करता है, कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस भी करता है। और इस वजह से आतंकी ठिकानों पर कि आतंकी अभी हैं कि नहीं, आतंकी ठिकाने कौन से हैं, अगर 6 बिल्डिंग है तो 6 बिल्डिंग में से कौन सी बिल्डिंग है जिसके अंदर आतंकी रहते हैं, ये इस चीज का जो फायदा उठाया गया था ऑप सिंदूर के अंदर, उसके हेड थे उस टाइम पे ये। तो इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है, बिल्कुल एक्सपीरियंस्ड है और राइट लेवल से ये ऊपर उठ के अब रॉ के चीफ बन रहे हैं। और रॉ का रोल क्या है? एक्सटर्नल इंटेलिजेंस, तो उसके लिए एकदम एडेप्ट हैं और इनसे अच्छी चॉइस कोई और नहीं हो सकती। वैसे मैं आपको बताऊं, ये इस पर जो एक चैटर चल रहा है सोशल मीडिया में, वो ये चल रहा है कि भाई हमारे हर विभाग के प्रमुख आईपीएस क्यों हो जाते हैं। अब किसी ने लिखा कि साहब बहुत अच्छे प्रोफेशनल होंगे, बहुत अच्छे पुलिस वर्क करते होंगे सर, ये जो है पराग जैन जी हैं, लेकिन जैसा आपने बताया वो जो एक बड़ा टेक्निकल सा डोमेन है एआरसी का, तो वहाँ वो कैसे फिट होते हैं, मतलब मैं जानता नहीं हूँ, मैं सवाल पूछा जा रहे हैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्या ये एजेंसीज, इनका मुखिया जो है वो आईपीएस होना ये अनिवार्य है, क्यों नहीं इन्हीं के रैंक से निकल कर आ सकता? नहीं, कतई ऐसा अनिवार्य नहीं है। और लेकिन उसके पीछे एक अगर थोड़ा सा पीछे से जाकर देखेंगे तो समझ में आएगा। गुजरात में जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे और कुछ समय के लिए अमित शाह को होम डिपार्टमेंट देखने का अवसर मिला था, वहां से जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात होती है, और चूंकि आज अभी सबको लगता है कि ये सारी चीजें जो हो रही हैं तो उसको वहां से जाकर देखें। गुजरात में फॉरेंसिक्स पर इस तरह की जो आप स्पाइंग कह लीजिए, सर्विलांस कह लीजिए, टेक्निकल एडवांसमेंट के साथ जो आप कहते हैं कि चीजों को मतलब एक तरह से कहें कि ट्रैप में कैसे लेते हैं अपने जो विरोध में चीजें जा रही है, उसके लोगों को उन्होंने तैयार किया। पराग जैन एक अपॉइंटमेंट के तौर पर मत देखिए, ओवरऑल अभी अगर आप सिस्टम में देखें तो वो लोग हैं जो इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट पर कम से कम 10 साल से 20 साल से 30 साल से बहुत डेडिकेटेड वे में काम कर रहे थे। उन सब का, जितने लोगों का भी एलिवेशन हुआ है जितने ऐसे महत्वपूर्ण जगहों पर, और चूंकि अभी जो लड़ाई चल रही है दुनिया भर में, वो आने वाले समय में सिर्फ तकनीक और हवा की लड़ाई होने वाली है, सिर्फ साइबर अटैक्स की लड़ाई होने वाली है। तो वो भी एक वजह है कि जो आईपीएस की ट्रेनिंग करके लोग आते हैं, जो पुलिस सर्विस, वो वाली ट्रेनिंग आईएएस के हिस्से में नहीं आती। आईएएस के हिस्से में एडमिनिस्ट्रेशन, समाज व्यवहार, आईएएस के विवाद नहीं है, जो उसमें एविएशन की टेक्नोलॉजी, मैं वही कह रहा हूं, टेक्नोक्रेट्स की बात है, जो डिबेट जो है टेक्नोक्रेट्स को, लेकिन वो भी मसला है ना कि जो टेक्नोक्रेट है वो सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी सीख के आता है। जो इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट का मसला है वो तो शायद जब तक आप पुलिस सर्विस में नहीं होते हैं, तो वो भी एक बड़ी वजह है। तो वो जो वो विवाद, हाँ, वो विवाद एक्चुअली ये टेक्नोक्रेट वर्सेस उसी वजह से आईपीएस विवाद है। लेकिन आईपीएस के होने की वजह ये है क्योंकि उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो स्पेसिफिक इसीलिए होती है कि आप सिक्योरिटी। अरे वैसे तो देखिए रॉ जो है हमारी एक रॉ के अफसर है ना, बहुत पाकिस्तान को परेशान करते रहे हैं, अब नहीं है रॉ में, लेकिन इसमें रॉ बड़ी साइलेंट सी सर्विस हुआ करती थी, हम कभी ज्यादा नाम भी पता नहीं चला, मतलब हम कोई खबरों में कभी आती ही नहीं थी। ये तो कुछ थैंक्स टू पाकिस्तान इन्होंने एक थोड़ा सा, क्योंकि अभी आप कह रहे थे ना कि आईबी और रॉ का डिफरेंस क्या है, तो आईबी तो एक्ट करती हुई दिखती है, रॉ सिर्फ और सिर्फ रिसर्च करके उसके इनपुट देती है। उसका पूरा काम जिसको आप कहते हैं ना कि रिसर्च एनालिसिस विंग जिसको कहते हैं, वो पूरा काम वही है। और इसीलिए आप समझ सकते हैं, इसको ऐसे देख सकते हैं कि भारत की आंतरिक के साथ जो बाह्य सुरक्षा होती है और जिसने भी इंटरनेशनल ऑपरेशन कह ले या जो भी कह ले, तो उसमें रॉ की भूमिका इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये समझना भी जरूरी है। और इसमें हर तरह के ऑफिसर्स होते हैं रॉ के अंदर, एयरफोर्स के भी होंगे, आर्मी के भी होंगे, नेवी के भी होंगे और दूसरी सर्विसेज के भी होंगे और एसएसबी के भी होंगे और हो सकता है बीएसएफ के भी होंगे। लेकिन मैं ये चीज कहना चाहता हूं, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक आईपीएस ऑफिसर ही इसको कर सकता है। ये सूटेड थे इस पोस्ट के लिए और उस वजह से, उनके एक्सपीरियंस से, उनका रोल से और जो काम उन्होंने किए थे उसकी वजह से ये बेस्ट सूटेड थे। लेकिन ऐसे ही काम सभी जगह होते हैं, चाहे वो एयरफोर्स हो, आर्मी हो, नेवी हो या फिर पुलिस हो या इंटेलिजेंस एजेंसीज हो। राव जी, लेकिन रॉब ने पिछले कुछ सालों के अंदर बड़ा बेहतरीन काम किया और जैसे अभी हमने ऑप सिंदूर में तो देखा ही। देखिए, रॉ के बारे में ये बात हमको समझनी चाहिए कि उनके जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो सार्वजनिक होते ही नहीं। बिल्कुल। तो सार्वजनिक नहीं होते तो बहुत ज़्यादा पता भी नहीं होता है इसके बारे में। पर ये बात हमने देखी है कि रॉ जो है, बहुत सारी हमारी जो हाई कमीशन, एम्बेसीज, इन सब में रॉ के ऑफिसर्स होते हैं जो कि वहाँ पर इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम करते हैं या फिर ये सारी तरह चीज़ें करते हैं। और बहुत सारे ऑपरेशंस ऐसे इंटरनेशनली हुए हैं रॉ में। जब आप एक्स रॉ के ऑफिसर्स की किताबें पढ़ते हैं तो आपको समझ आता है कि कितने बड़े बड़े ऑपरेशंस जो हैं रॉ ने कंडक्ट किए हैं फॉरेन कंट्रीज़ में भारत की सुरक्षा को लेकर।
बहुत से लोग आईएसआई से तुलना करते हैं, तुलना ठीक है? देखिए आईएसआई और नेचर ऑफ वर्क एक जैसा है, नेचर ऑफ कई बार ये भी कहा जाता है, देखिए अब इसमें अगर बढ़ावा ना भी दूं, लोग बोलेंगे मैं बढ़ावा दे रहा हूं, लेकिन इंटरनेशनली ये माना जाता है कि आईएसआई इज अ वेरी केपेबल एजेंसी, और ये मतलब इंटरनेशनल जो सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस वो है उसमें माना जाता है। लेकिन रॉ के ऑपरेशंस जो हैं, उसका मैंडेट सीधे आर्मी से आ रहा है, क्योंकि पर रॉ के ऑपरेशंस अपने आप में इतने बड़े हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। जो पाकिस्तान में न्यूक्लियर उसको उजागर करने का ऑपरेशन है, या बाकी सारे जगहों पे ऑपरेशन बहुत बड़े बड़े, पूरी दुनिया भर में हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कंपेयर करना है तो मोसाद से कर सकते हैं, क्योंकि जब एजेंसी का नाम ही लेना है किसी देश का, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पिछले कुछ समय में हमने जो ऑपरेशंस किए, मतलब मैं कह रहा हूँ कि हमने, मतलब कि हमको लगता है कि हमने किए होंगे, विदेश नीति जो लेकिन आप वही थोड़ा सा माने। लेट चल रहे हैं। आप पहले जिक्र करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का और बलूचिस्तान का, और उसके 15 मिनट आधा घंटे बाद पाकिस्तान तो आपको ब्लेम करता ही है ना, कि आप जो है हिंदुस्तान को ब्लेम करता है, खासतौर से रॉ को ब्लेम करता है। टीटीपी के साथ इन्वॉल्व नहीं है। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ पाकिस्तान जो है ब्लेम करता है बलूचिस्तान के लिए रॉ को, करता है ना। मैं ये बोल रहा हूँ कि अब उसमें कितनी सच्चाई या नहीं है, लेकिन ये बात सामने आती है कि बहुत सारे ऑपरेशंस, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, या बाकी जगह में हो, वो रॉ के द्वारा किए जाते हैं। अभी आपने एक बात कही थी, अगर उसको थोड़ा आप एक्सप्लेन कर पाएं, कि आपने कहा रॉ जो है उसका काम केवल जानकारी इकट्ठा करना है, रिसर्च करना है, और आईबी उस पर एक्ट भी करती है, एग्जीक्यूशन। देखिए आईबी देश के भीतर एग्जीक्यूशन करती है, लेकिन बाहर तो एग्जीक्यूशन रॉ ही करता है। और एक तरह से कहें कि पूरा का पूरा जो आप इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के साथ अगर सिक्योरिटी थ्रेट को जोड़ दें, यानी एक्सटर्नल जो अफेयर्स है उसमें दोनों का हिस्सा होता है। विदेश मंत्रालय अकेले काम नहीं करता है। कई बार ये भी थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि रॉ के अधिकारी और विदेश मंत्रालय के अधिकारी वो कई बार कई महत्वपूर्ण ऑपरेशन में एक ही डेस्क पर दोनों को असाइनमेंट मिल रहा होता है। और दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि रॉ के जो इनपुट्स है ना, वो हमारी डिप्लोमेसी पर बहुत असर डालते हैं। ओके, यदि दोनों, ठीक है, ये भी कह सकते हैं, ये कह सकते हैं, क्योंकि वो रॉ की जो एक्सरसाइज है वो पहले होती है प्राइमरी लेवल पर, और डिप्लोमेसी के लेवल पर हम दूसरे लेवल पर जाते हैं। वो उसके इनपुट्स उसमें बहुत काम आते हैं। बहुत स्वागत, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। हमारे साथ एक कमोडोर एस बहल, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, राहुल महाजन जी, विजय त्रिवेदी जी मौजूद हैं। बिहार में आज सियासत का सुपर संडे साबित होने जा रहा है। एक तरफ चिराग पासवान नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा में एक रैली करने जा रहे हैं, वहीं विपक्ष वक्फ बिल के खिलाफ एक बार फिर सड़कों पर उतर आया है। पटना के गांधी मैदान में वक्फ बिल के खिलाफ एक बड़ी रैली हो रही है, और इसमें एआईएमआईएम के नेताओं के साथ साथ तेजस्वी यादव भी शामिल हैं। तेजस्वी यादव ने यहां पर कहा कि हम वक्फ बिल के खिलाफ संसद से सड़क तक लड़े, अगर बिहार में हमारी सरकार बनती है तो इस बिल को हम कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। आपको बता दें कि दरअसल ये जो कार्यक्रम हो रहा है गांधी मैदान में, यहाँ जो आपको ये भीड़ नजर आ रही है, ये इमारत शरिया नाम की एक संस्था की तरफ से ये कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया है। और यहाँ तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारी पार्टी ने पार्लियामेंट में बिल आया तो दोनों सदनों में कड़ा विरोध किया, फिर जेपीसी बनी, जेपीसी ने इस बिल को पास करा लिया गया, हमने तब भी इसका विरोध किया, हम सुप्रीम कोर्ट भी गए इस वक्फ बिल के खिलाफ, वो कह रहे हैं। और फिर उन्होंने आगे कहा है कि हमारी जब सरकार बन जाएगी, वैसे उनके शब्द ने, इंशाअल्लाह जो लोग सत्ता में हैं वो जाने वाले हैं, जो संविधान को तोड़ रहे हैं, अक्टूबर नवंबर में चुनाव होना है, उसमें एनडीए बीजेपी की सरकार जाने वाली है, और हमारी सरकार आएगी तो ये बिल हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। अब इस खबर का जो है असली चीज़ ये है कि आपको याद है कि ये जो पहलगाम का आतंकवादी हमला हुआ, उससे पहले पूरे देश के अंदर यही सिलसिला चल रहा था। वक्फ बिल को लेकर बड़ी बड़ी सभाएं की जा रही थी। वक्फ बिल पास हो चुका है, वक्फ बिल सुप्रीम कोर्ट ले जाया जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग भी उसके ऊपर दे दी है। वक्फ बिल देश का कानून है। अब ये जो मजमे लग रहे थे इसके विरोध में, ये सिलसिला टूटा तब जब पहलगाम का हमला हुआ और पूरे देश के अंदर एक गुस्से की लहर आतंकवादियों और पाकिस्तान के खिलाफ दौड़ पड़ी। और उसके बाद फिर ऑपरेशन सिंदूर, और फिर उसके बाद का जो पूरा माहौल था वो फिर एक लंबा वक्त चला, जिसमें लगभग 2 महीने तक वही पूरे देश के ऊपर छाया रहा। और अब जब जैसे जैसे स्थिति थोड़ी शांत हो रही है, लोगों के मन से वो ज्वार जो है थोड़ा थोड़ा उतर रहा है, तो अब ये कहानी फिर बढ़ने लगी है। एक बार फिर वक्फ बिल को लेकर के इस किस्म की बातें जो है देखने को मिलने लगी हैं। और अब एक कार्यक्रम ये बिहार में हुआ, उसमें तेजस्वी यादव जैसे व्यक्ति का चले जाना, चुनाव से पहले सिलसिला बिहार से शुरू हुआ है, अब जाने किस और राज्य तक पहुंचता है। त्रिपाठी जी, देखिए किसी और राज्य तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा इसमें मुझे संदेह है, या जब चुनाव आएगा तो पहुंच जाएगा। लेकिन बिहार में इस तरह की रैली हो रही है,
और असदुद्दीन ओवैसी के साथ तेजस्वी यादव मंच साझा कर रहे हैं, तो इसका एक सबसे बड़ा संकेत है राष्ट्रीय जनता दल की ताकत बिहार में कमजोर हुई और इतनी कमजोर हुई है कि उनको यह लग रहा है कि मुसलमान भी क्या उनके साथ से कुछ हट सकता है क्या। और देखिए, मैं मतलब इसको अक्सर आप देखते होंगे चर्चा में भी ये आता है, हमको भी किसी ने कहा, एक मुस्लिम ने कहा कि हमको इससे दिक्कत नहीं होती है कि कोई हिंदू कुछ बात कर रहा है, लेकिन जब कोई मुसलमान उस तरह से मुसलमान के खिलाफ बात करता है, वो ऐसी बात करता है जो कुछ उसके हिसाब से लगे कि उसके जो तय खांचे हैं उससे अलग जाए, वैसे ही जब कोई ये हिंदू नेता आज के समय में फ्रॉड सेकुलर पॉलिटिक्स करता है ना, तो हिंदुओं को थोड़ा ज्यादा बुरा लगता है। और पता नहीं ये तेजस्वी यादव को ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, देश के हर हिस्से का जो जनादेश है वो भी बता रहा है। और अक्सर ये कहा जाता है कि भाजपा करती है हिंदू मुसलमान। अब चुनाव के ठीक पहले आप इतनी बड़ी रैली मुसलमानों की करेंगे, साफ साफ कहेंगे कि जो कानून संसद ने बना दिया हम उसको कूड़ेदान में डाल देंगे, जबकि किसी विधानसभा के कूड़ेदान में डालने की कोई न व्यवस्था है, न संवैधानिक तौर पर वो उसके लिए है। अब अगर फिर भी ये कहना पड़ रहा है, इसका सीधा सा मतलब हुआ उनका डर बढ़ता चला जा रहा है। और वैसे भी ये तो प्रूवन फैक्ट है और डेटा बताता है कि नीतीश जी को बमुश्किल 10% के आसपास मुसलमान वोट मिलता है। लेकिन अब इसका दूसरा पहलू है, ऐसे अगर आएगा तो क्या हिंदू पोलराइजेशन बिहार में अब तक का सबसे बड़ा होने जा रहा है। मेरा मानना है कि सबसे बड़ा होने जा रहा है। लालू जी के चरणों में अंबेडकर जी की तस्वीर और अब इस तरह का मुस्लिम जमावड़ा, ये राष्ट्रीय जनता दल बिहार में के लिए खतरनाक है। बिहार में तो कभी ये हिंदू मुसलमान वाली राजनीति चलती नहीं है। कैसे नहीं चलती है? अगर नहीं चल रही होती, या तो आप कह रहे हैं कि देश भर में चलती है भाजपा के हिसाब से, तो वहां फिर इतने सालों से भाजपा की सत्ता कैसे? एक बार तेजस्वी यादव को सुन लेते हैं। हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो, ईसाई, सब लोगों ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने का काम किया था। ये देश किसी के बाप का देश नहीं है, ये हम सबों का देश है। आप सब लोग, चाहे फखरुल्लाह खान हो या भगत सिंह, सब लोगों ने शहादत दी, तब जा करके हम लोगों को जो है आजादी जो है मिला है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जमीनों को छीना जा रहा है। अब भाजपा सत्ता से जाने वाली है तो हम सब के गरीब, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज के गरीबों का वोट का अधिकार भी छीनने का काम करने जा रही है। अभी नया इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन आया है कि 8 करोड़ वोटर का फिर से वो नया सूची बनाने जा रहे हैं और मात्र के अंदर जो है नई सूची को बनाना है। ये लोग, तो ये तेजस्वी यादव बोल रहे थे पटना के गांधी मैदान में, जहां वक्फ बिल के खिलाफ इमारत शरिया नाम की संस्था के द्वारा ये रैली आयोजित की गई है और इसमें असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हुए हैं। और मैं आपको उससे जुड़ी एक और असदुद्दीन ओवैसी से जुड़ी एक और खबर बताऊंगा आपको, लेकिन फिर थोड़ी और बात सुनते हैं तेजस्वी यादव की। ये बड़ी साजिश है, वोट लेंगे फिर पेंशन से नाम हटाएंगे। ये लोग देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आदरणीय लालू जी ने कहा था फैसला आप लोगों को करना है, ज्यादा समय नहीं है। मीडिया के, अखबार के लोग विपक्ष की बातों तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वक्फ बिल लाकर के मुसलमानों की जमीनें छीनेगी सरकार। फिर उन्होंने वोटर वेरिफिकेशन की ड्राइव जो चल रही है बिहार में, उस पर भी सवाल उठाया और इसमें कहा कि गरीबों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का वोट काट दिया जाएगा। तो दोनों बातें इस वक्त जारी हैं, लेकिन हम लोग अभी बात कर रहे थे इस वक्फ के बारे में और उसमें AIM का वहाँ पर मौजूद होना। अब मैं आपको ये भी खबर बता देता हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो यहाँ पर मौजूद थे, या इस कार्यक्रम में उनके लोग मौजूद होंगे,
उन्होंने उनसे सवाल हुआ कि क्या आप विपक्ष के साथ गठबंधन करेंगे बिहार के इलेक्शन के लिए, तो उन्होंने कहा कि हमारे जो नेता हैं वो विपक्षी नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं और हम आगे देखते हैं कि बिहार में गठबंधन हो पाता है या नहीं हो पाता है, और अगर गठबंधन नहीं होता तो फिर अगर बात नहीं बनती है तो हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। अब यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ ऑपोजिशन क्या है। ऑपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी तो आरजेडी है, तेजस्वी यादव है, और पिछले चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी के 5 या 6 विधायक जीत कर के आए थे, 5 और उसमें से एक छोड़कर बाकी इन्हीं तेजस्वी यादव की पार्टी में चले गए और बड़े लंबे समय तक कोसते रहे असदुद्दीन ओवैसी तेजस्वी यादव को। और बताओ, वो कहा कि तुमने हमारे लोग तोड़ लिए और हमारे लोगों को खरीद लिया, लेकिन वक्त आने पर हम बता देंगे जाने क्या क्या, और आज वो कह रहे हैं कि हम गठबंधन करने के लिए तैयार है। राहुल जी, देखिए, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था AIMIM का। 20 सीटें में, जहाँ तक मुझे याद है, उन्होंने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 5 पे वो जीत गए थे। इस बार जो शुरू में बात हुई थी उसमें 100 सीटों पर AIMIM लड़ना चाहता था। ये सारी सीमांचल की सीटें हैं जहाँ पर वो जीत हासिल की थी उन्होंने 2020 में। और अभी अगर कुछ घंटों पहले का बयान देखें हम असदुद्दीन ओवैसी का, तो उसमें उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं NDA को रोकना बिहार में, इसलिए हम जो है विपक्ष के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार है, लेकिन सब कुछ इस पर निर्भर करेगा कि आरजेडी उसको कितनी सीटें देती है और कितने। स्टेटमेंट है, मैं सुनवा के आता हूं फिर आपके पास। अभी तक हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब ने ये कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी को सत्ता में आने से एनडीए को रोका जाए, इसलिए उन्होंने मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के, उन्होंने मुझसे जो कहा है कह रहा हूं, उन्होंने बात की है। अब उनको समझ में आता है नहीं आता अलग बात है, मगर जहां तक हमारी पार्टी का मामला है, हम अपना चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। हमने 2 विधानसभा पर बहादुरगंज में और ढाका में अपने कैंडिडेट का नाम अनाउंस कर चुके हैं और हमको सीमांचल में भी लड़ेंगे, सीमांचल के बाहर भी लड़ने का पूरा प्रोग्राम और प्लान है, और इस पे सख्ती से अब के बार अच्छी तरीके से कैंपेन करेंगे। ओवैसी साहब ये तो जानते ही हैं कि भाई उनका जो भी कुछ है वहां पर बिहार में सीमांचल में ही है। पर देखिए, कोशिश ये रहेगी, महागठबंधन की कोशिश ये होगी कि जो मुसलमान वोट है वो वहां बटे नहीं। यही कोशिश आपको इन सब चीजों में दिखाई देगी, क्योंकि वहां छोटी पार्टियां भी हैं, प्रशांत किशोर भी हैं, बाकी सब भी हैं। अगर मुस्लिम वोट बटा तो एनडीए को बहुत ज्यादा फायदा होगा। लेकिन एक बात है कि आज वैसे आप पिछले कई चुनाव उठा करके देख लीजिए, ऐसे ही बयान असदुद्दीन ओवैसी के हर इलेक्शन से पहले आते हैं कि हम विपक्षी एकजुटता चाहते हैं, हम जैसे एनडीए या बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। लेकिन क्या वजह विजय जी कि कोई ऑपोजिशन पार्टी इनको गले नहीं लगाती? इसलिए क्योंकि वो दोनों के बीच में वोट तो कॉमन है ना। जिन पार्टियों के साथ आपको जाना है उनके साथ असदुद्दीन ओवैसी का वोट कॉमन है, और इसलिए बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि वो बीजेपी की नंबर 2 पार्टी है, बीजेपी के साथ उनका काम चलता है, रिश्ता बना रहता है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी वो समझ रहे बात को, और ये एक प्रेशर टैक्टिक्स भी है। आज इतनी बड़ी रैली की है तो कोई भी नेता होगा तेजस्वी जी जैसा, तो वो लालच कहाँ छोड़ता है। वो तो हाथ में वो काली पट्टी बांध कर बैठे हुए हैं। और ये एक बहुत अच्छी बात क्या है कि नेताओं के दिल बड़े होते हैं, और जो प्रकृति की 2 तोहफे मैं कहता हूँ, एक होता है स्मृति और एक होता है विस्मृति। ये दोनों के दोनों तोहफे जो है वो नेताओं के पास होते हैं। स्मृति ऐसी कि वो इमरजेंसी को भी याद करते हैं, सावरकर को भी याद रखते हैं, और विस्मृति ऐसी कि जो पिछले इलेक्शन में चले गए थे उसके बाद भी दोस्ती रख लेते हैं, बाद भी दोस्ती करने के लिए। तो इसलिए उनका दिल बड़ा है। वक्फ का मामला फिर फोरफ्रंट पे आ गया क्या? वक्फ का तो आएगा ही, खासतौर से जब बिहार का चुनाव होगा। तो अभी वैसे भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और बिहार में तो वो चलाएंगे ही इसको कि भाई बिहार को किस तरह से उसमें वक्फ का विरोध किया जाए। उसमें तेजस्वी जी भी हैं और ये भी हैं, ओवैसी साहब भी हैं, तो वो दोनों लोग मिलकर कर रहे हैं। और आप देखिए कि ओवैसी जी ने बहुत एक संतुलित सा बयान दिया है कि अभी स्पेस बनाया है कि प्रदेश अध्यक्ष जो कहेंगे। क्या आप समझते हैं कि AIMIM में प्रदेश अध्यक्ष तय करेगा कि कितनी सीटों पर लड़ना है? या इनके प्रदेश अध्यक्ष ही इकलौते विधायक थे जो बच गए थे, बाकी चले गए। हाँ, तो और अच्छी बात है कि वो चुनाव के बाद उनके साथ जाएं, इससे बढ़िया चुनाव से पहले ही दोनों लोग मिलकर काम करें। लेकिन फिर अगेन इनको क्यों बाकी ऑपोजिशन पार्टीज जो है, कांग्रेस या और दल जो है, क्यों नहीं खुलकर असदुद्दीन ओवैसी के साथ चुनावों में आते हैं? ये डर कि इससे दूसरा हमारा वोटर नाराज हो जाएगा। देखिए, एक तो दूसरा वोटर नाराज होगा, और अभी राहुल जी ने कहा कि उनका स्ट्राइक रेट बड़ा अच्छा था। भाई देखिए, आज भी 2020 वाले को वो क्रिकेट वाली मान्यता नहीं मिलती है। असदुद्दीन का स्ट्राइक रेट है ही इसलिए अच्छा कि वो 2020 के खिलाड़ी हैं। और ये जो विपक्षी गठजोड़ है ये कतई नहीं चाहता है कि ये टेस्ट क्रिकेट, पॉलिटिकल टेस्ट क्रिकेट में वो शामिल हो जाए, इसलिए उनको नई जगह पर नहीं देता है।
कल को असदुद्दीन ओवैसी जो 5 जीते, इस बार 15 जीत जाए और एनडीए की सरकार में 7 की कमी हो जाए और उसके बाद वो एब्सटेन कर जाए, तो क्या होगा? असदुद्दीन ओवैसी पर इस गठजोड़ को भरोसा नहीं है, ओवैसी को नहीं भरोसा, यानी दोनों वाइस वर्सा है। एक तो ये है। दूसरा क्या है कि अभी चूंकि मुसलमान बहुत चल रहा है, अभी जिस तरह से रैली की है, और मैं रणनीतिक तौर पर इसको कोई बहुत अच्छा नहीं मानता हूं। अभी हम लोग जब इसके पहले बात कर रहे थे तो आपने कहा कि हिंदू मुसलमान या कोई भी जात तो सब जगह होती है भाई, कहां नहीं होती है। आरोप किस पर लगता है और उसका परिणाम किधर जा रहा है, वो उससे तय करके बात कही जाती है। अब ये इसको क्या आप कम्युनल रैली कहेंगे? इसको क्या टीवी की डिबेट में कम्युनल रैली किया जाए? कहा जाएगा कि जिस बात को, जिस कानून को संसद ने बाकायदा सारी जितनी प्रक्रिया थी सब करके लागू किया है, उसको तेजस्वी जी काली पट्टी करके कह रहे हैं ना हम तो मानेंगे नहीं, विधानसभा में जीते तो कूड़ेदान में फेंक देंगे। क्या इसका मैसेज बिहार के लोगों में नहीं जाएगा? जा रहा होगा। और जो करंट दिख रहा है इस रैली में, कमाल का जोश है। मतलब ऐसा जोश तो मैंने पिछली जितनी रैलियां हुई थी उसमें इस तरह का जोश नहीं देखा जो आज जोश है। चुनाव के नजदीक पहुंचते जब ये जोश बढ़ता है तो जोश का दूसरा वाला प्रतिक्रिया तो होगी ही होगी, और मुझे वो होती हुई दिख रही है। एक खबर चिराग पासवान से जुड़ी हुई भी है। ये शुभमन गिल जो है ना टेस्ट कैप्टन हो गए, एक अपडेट में बता रहा हूं आपको। एक समय के बाद तो होते ही नहीं। अरे देखिए, नालंदा में है चिराग पासवान आज। सर, आप किसी भी खबर में कंट्रीब्यूट करना चाहें कर सकते हैं सर। जी, थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना चाहता था मैं, ये कहते हुए कि इस 17% के करीब मुस्लिम वोट है वहां पे, और इस बार आप फोकस देखिए सारी पार्टीज का है अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर। बिहार की जो अनएम्प्लॉयमेंट है 3.9% है, जो कि नेशनल एवरेज 3.2 से काफी ऊपर है। ये 2023 की फिगर्स हैं, उसके बाद से ऑफिशियल फिगर्स नहीं मिली है मुझे कहीं पे भी। और तीसरी चीज आ जाती है, इसमें बहुत सारे ऐसे एंट्रेंट्स हैं जो यंग हैं इन पॉलिटिकल टर्म्स। तो चाहे हम प्रशांत किशोर को कहें, या फिर हम कहें जो कन्हैया कुमार को कहें, या फिर कहें हम तेजस्वी यादव को। और इस बार कन्हैया कुमार ने बहुत क्लियरली बोल दिया है कि अगर हमारा गठबंधन जीतता है तो चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव बनेंगे। ये इन्होंने बहुत क्लियरली क्लैरिफाई कर दिया, ताकि वो जो एक तोड़ होना था इन दोनों के बीच में वो ना हो सके। कंफ्यूजन बनी हुई थी क्योंकि कांग्रेस नहीं बोल रही थी पहले। और आखिरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो ट्रस्ट डेफिसिट है मुस्लिम वोट, तो वही 17% है। वो सभी ले जाना चाहते हैं, तेजस्वी भी ले जाना चाहता है, पर प्रशांत किशोर भी लेके जाना चाहता है, कांग्रेस भी लेके जाना चाहती है, और एआईएम का भी वही एक वोटर बेस है जो कि सीमांचल पे कॉन्सेंट्रेटेड है। नालंदा में चिराग पासवान रैली कर रहे हैं आज। नालंदा में ही कल प्रशांत किशोर ने शक्ति प्रदर्शन किया था। नीतीश कुमार का गढ़ है ये, और प्रशांत किशोर ने ये कहा था कि मैं इस बार लिख के दे सकता हूं कि जनता बदलाव के लिए वोट डालेगी। इंडिया टीवी से बातचीत में प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की 60% जनता अब सत्ता परिवर्तन चाहती है। बिहार में लोग इस बार शिक्षा और रोजगार के लिए वोट डालने वाले हैं। प्रशांत जी, ये बताइए कि 2 साल तक आप गांव-गांव गए, लोगों से मिले, आपका अपना आकलन क्या है? आपकी बातों को लोग किस तरह से देख रहे हैं? मेरा आकलन ये है कि बिहार में 60% से ज़्यादा जनता बदलाव के लिए तैयार है। वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी दल का समर्थक हो, वो चाहता है कि बिहार में बदलाव हो, ये भ्रष्टाचार का राज खत्म हो, बिहार में बच्चों के लिए शिक्षा रोजगार हो। और जो आप भीड़ देख रहे हैं, कोई सोच नहीं सकता है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं इस गर्मी में। क्यों आ रहे हैं? वो प्रशांत किशोर को सुनने नहीं आ रहे हैं, वो जनसुराज को देखने वोट देने नहीं आ रहे हैं, वो इस आशा और विश्वास से आ रहे हैं कि बिहार में अब एक नई व्यवस्था बनेगी जिसमें उनके बच्चों की बात होगी, जिससे उनके बच्चों के लिए पढ़ाई होगी, जिससे उनके बच्चों का पलायन रुकेगा, बिहार के बच्चे बाहर मजदूरी करने नहीं जाएंगे। और यही बदलाव की चाहत वाले हजारों की संख्या में लोग आप देख रहे हैं कि जुट रहे हैं। कई लोगों को यह भी लगता है कि भीड़ तो आ रही है, लेकिन क्या ये भीड़ वोट में भी तब्दील होगी? और अक्सर आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि बिहार जो है कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स वाला राज्य है, कैसे जाति के चक्रव्यूह को तोड़ेंगे? भाई, ये लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, एक मिनट रुकिए, ये सवाल अभी हम सबसे पूछे हैं, इनका विश्वास नहीं हो रहा है। आप लोग बताइए भैया, जाति पर वोट दीजिएगा कि जनसुराज के लिए वोट दीजिएगा? आप तय कर लीजिए। अरे भाई, जाति खाली बिहार में थोड़ी ना है, ये तो आप जैसे बुद्धिजीवी पत्रकारों ने और नेताओं ने ये बता दिया। आप बताइए, कर्नाटक में लिंगायत बोकालिगा नहीं है क्या? आंध्रा में कापू रेड्डी कम्मा नहीं है क्या? गुजरात में पटेल क्षत्रिय नहीं है क्या? यूपी में जाति नहीं है? अरे भाई, जाति अपनी जगह पर है। हम लोगों ने सबने मोदी को वोट दिया है, मोदी हम लोग के जाति के हैं। जिन लोगों ने मोदी को वोट दिया वो सब मोदी के जाति के हैं। ये आप भ्रम मत पालिए।
लोग अपने बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार चाहते हैं, जाति और धर्म की बात नहीं है। कोई विकल्प नहीं था लोगों के पास, तो लालू के डर से लोगों को देना पड़ता था नीतीश भाजपा को। चुनाव आयोग की जो पहल है चुनाव के ठीक पहले वोटर पुनरीक्षण की, इसको लेकर काफी आलोचना हो रही है, कई पार्टियों ने इस पर सवाल खड़ा किया। अगर चुनाव आयोग इस तरह का कोई नया प्रयोग कर रहा है जिसमें इलेक्टोरल रोल को बदलने की बात हो रही है, उसमें संशोधन की बात हो रही है, उसमें से नाम जोड़ने हटाने की बात हो रही है, तो उस पर सबका विश्वास बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि चुनाव आयोग पूरी प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट तरीके से जनता के बीच में रखे, लोगों को ये बताए कि किनका नाम हटाया जाएगा, जिनका हटाया जाएगा उनको क्या ऑप्शन होगा अपना नाम जुड़वाने के लिए और किनका नाम जोड़ा जाएगा। अब प्रशांत किशोर, एक बात जो ये नीतीश कुमार के लिए कह रहे हैं वो ये पहली बार नहीं, वो तो दर्जनों बार ये कह चुके हैं कि वो इस बार जाने वाले हैं, वो इसी अब शारीरिक मानसिक अवस्था में ही नहीं है कि वो बिहार चला सकें, और ना वो बिहार चला रहे हैं। अब इन्होंने एक नई बात कही है कि 60% जनता बिहार की बदलाव चाहती है। अगर किसी भी प्रदेश की 60% जनता बदलाव चाहती हो तो फिर तो एक तरफा चुनाव परिणाम आना चाहिए, फिर चाहे वो वोट बटे ना बटे वही मटीरियल है। 60% लोग अगर खिलाफ हो गए किसी के तो फिर किसी ना किसी एक को तो मेजॉरिटी विपक्ष में मिलनी ही चाहिए। एक सवाल तो ये, फिर एक और इन्होंने आंकड़ा देते हुए कहा कि नीतीश कुमार की अप्रूवल रेटिंग जो 60-70% हुआ करती थी वो आज 17% हो गई है। मतलब इतने ज्यादा अलोकप्रिय नीतीश कुमार हो चुके हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार का अपना कोई काडर नहीं था और अब तो पार्टी में और कोई बचा ही नहीं, क्योंकि बाकी सब बीजेपी के साथ मिल गए, अकेले एक नीतीश कुमार ही खड़े हैं, जेडीयू का अब कोई अस्तित्व नहीं है। और इस चुनाव के बाद सवाल यह नहीं है कि नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बनेंगे या नहीं, वो तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि बन ही नहीं सकते। पहले तो इलेक्शन नहीं जीतेंगे और जीत भी गए तो बीजेपी नहीं बनाएगी उनको। फिर इन्होंने ये भी कहा है कि सवाल इस बात पर उठेगा कि जेडीयू बचेगी कि नहीं बचेगी। त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए, एक तो ये कि मैं मतलब जो प्रशांत जी कह रहे हैं उससे बहुत सी बातों से सहमत हूँ। वो कह रहे हैं कि बदलाव 60% जनता चाहती है, बिल्कुल बदलाव चाहती है। जो कुछ वहां बिहार की बेहतरी होनी है उसको जो लगेगा उसके लिए वो बदलाव तय कर रही है। वही कह रहे हैं कि अगर जीत गए तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। अब भाजपा के तो सब लोग कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन सबको पता है कि आगे क्या हो सकता है। और एक बात इसको समझिए, प्रशांत किशोर और राहुल गांधी, इन दोनों का दर्द लगभग एक जैसा है। दोनों सत्ता के अधिष्ठानों में बहुत, मतलब जिसको कहते हैं ना, वो प्रधानमंत्रियों के घर में पैदा हुए प्रधानमंत्री रहे, ये रोज प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनवाते रहे, तो सत्ता के बड़े ऊपर ऊपर रहे। तो इनको लगता है कि हम तो एक झटके में ये कहें और हो जाए। लेकिन मुश्किल क्या, जैसे राहुल गांधी हर चुनाव में कहते हैं कि अब तो जनता सब पलट देगी, अंत में परिणाम कहां आता है। प्रशांत किशोर की मुश्किल, जेडीयू पर कब्जा करना चाहते थे, कांग्रेस में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देकर चाहते थे कि हमको कांग्रेस सब कुछ दे दे, हम ही चलाएं कांग्रेस। जब कुछ नहीं हुआ तो कहे अच्छा चलो अब हम अपनी, मतलब दुकान नहीं कहना चाहिए, लेकिन अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना लेंगे। सवाल यहां यह है कि क्या जिन नीतीश कुमार के लिए वो कह रहे हैं, जिनका 15 से 18% का वोट बैंक है, उनका अब तक 5% का भी कोई वोट बैंक तय हो पाया है? इसका जवाब है नहीं। और जब इतना टफ कॉन्टेस्ट होगा, जो अभी वक्त पर जो रैली दिख रही थी, ओवैसी का चार्ज भाषण, तेजस्वी का जो मेहनत और जो भाषण कर रहे हैं, लालू जी इस अवस्था में भी अध्यक्ष अपनी पार्टी के बने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कोई कसर छोड़ेगी नहीं, सामदाम दंड भेद सब करेगी, चिराग पासवान कह रहे हैं, उसमें प्रशांत जी के लिए जमीन कहां है? कौन सा वोटर है उनके लिए? और क्या शिक्षा रोजगार पर तो हर जगह वोट होता है। चुनाव में इररिलेवेंट है? नहीं, इररिलेवेंट मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि वो जिस तरह की मेहनत कर रहे हैं वो बड़ी अच्छी चीज है। हाँ। लेकिन अभी इस चुनाव में कोई वो फैक्टर होंगे ये मुझे कतई नहीं लगता। इस चुनाव में एक फैक्टर वो वोटर लिस्ट जरूर बन गया है। वोटर लिस्ट का रिवीजन कर रहा है इलेक्शन कमीशन। अभी तेजस्वी यादव इस पर बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि वोटर का नाम काटने की साजिश हो रही है। अब यही बात अभी प्रशांत किशोर ने कही, उस वैसे नहीं कही, लेकिन उन्होंने सवाल उठाया कि इस एक्सरसाइज की क्या प्रक्रिया होगी वो जरा बताई जानी चाहिए, इसमें क्या सेफगार्ड्स हैं वो बताए जाने चाहिए, किसी भी व्यक्ति का नाम जो मान्य वोटर है उसका नाम इसमें से नहीं कटना चाहिए। एक इसमें मैं टीएमसी की बात भी जोड़ देता हूं, क्योंकि इसके बाद अगले साल बिहार में बंगाल में इलेक्शन होने वाला है। तो टीएमसी के एमपी डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि हम बड़ा सम्मान करते हैं इलेक्शन कमीशन का, संवैधानिक संस्था है, लेकिन कोई भी संवैधानिक संस्था बीजेपी का ब्रांच ऑफिस नहीं बन जानी चाहिए। राहुल जी वो ये बात कह रहे हैं। अच्छा, ये है क्या रिवीजन? आप सबने इस पर काफी चर्चा की होगी। ये इस रिवीजन के तहत इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि 1987 से पहले जो व्यक्ति जिसका जन्म हुआ होगा उसको अपने जन्म स्थान और अपनी जन्म तिथि का प्रूफ देना पड़ेगा।
जिसका जन्म 1987 से 2004 के बीच हुआ है, उसको अपने प्रमाण पत्रों के साथ अपने माता पिता में से किसी एक का प्रमाण पत्र देना होगा। और जो 2004 के बाद पैदा हुआ है, मतलब जो आज की तारीख में 21 साल तक का वोटर होगा, उसको अपने सबूत देने अपने जन्म से जुड़े हुए और अपने माता पिता दोनों के देने हैं। इसको लेकर के इतना हंगामा हो रहा है और ये पूछा जा रहा है कि ये एक्सरसाइज क्यों। अब किसी नेता ने कहा कि ऐसे ही हरियाणा में किया गया था और महाराष्ट्र में भी किया गया था, वहां के वो सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि जैसे महाराष्ट्र में जो फडणवीस की कॉन्स्टिट्यूंसी, उसमें 8% वोट जो है वो उनका आरोप है कि वो बढ़ गया था। देखिए, एक लॉजिकल तो बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि 2003 में बिहार में जो है ये जो वोटर लिस्ट है उसका रिवीजन हुआ था, अब दोबारा किया जा रहा था। ये तो लॉजिकल लगता है कि रिवीजन किया जाना चाहिए, क्योंकि कौन लोग जो हैं वो वोटर हैं वहाँ पर। ये भी बात बार बार आती है कि बहुत सारे लोग जो है घुसपैठिए जो हैं वो भारत में एंटर जो बाकी देशों से कर गए हैं, उनकी वोटर लिस्ट से नाम जो है कटने नहीं चाहिए, क्या उन्होंने वोटर लिस्ट में अपना नाम लिखवा दिया है? कोई असामान्य प्रक्रिया हो रही है? आसमान मतलब ये नहीं बोलूंगा कि ये कोई नॉर्मल चीज हो रही है, अब नॉर्मल कुछ नहीं है इसमें, लेकिन ये बात तो सही, कई चीजें जैसे जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें ये है कि क्या इतने कम समय में आप 8 करोड़ लोगों का इस तरह का रिवीजन कर सकते हैं, ये एक आरोप है। दूसरा ये है कि क्या जो है इलेक्शन कमीशन, जो उस पे इलेक्शन कमीशन पे जो बातें की जा रही है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है, इलेक्शन कमीशन जो है इस तरह से लोगों के जो वोटर लिस्ट से नाम हटा देगा। एक बात ये भी है कि बिहार का कोई व्यक्ति अगर बेंगलोर में काम कर रहा है और वो जो है उसके पास क्या अपना जन्म प्रमाण पत्र होगा या नहीं होगा, ये सारी बातें, पर उसके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि वो पेश कर सकता है, ऐसा नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि ये एपिक नंबर और वोटर कार्ड का वेरिफिकेशन है, एक एपिक नंबर पर एक ही वोटर कार्ड बने, इसलिए ये सारी एक्सरसाइज की जा रही है। लेकिन पार्टियां ये सवाल पूछ रही हैं कि ये इतना डॉक्यूमेंट कौन दे पाएगा? गरीब आदमी जो है सारे डॉक्यूमेंट नहीं देने ना, वो तो डॉक्यूमेंट अलग अलग डॉक्यूमेंट से आप कर सकते हैं, सारे डॉक्यूमेंट थोड़ा पेश करने उसमें आप नहीं, इसको तो विपक्ष ऐसे पेश कर रहा है ना कि जैसे डॉक्यूमेंट मांग करके आप कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया, मतलब डॉक्यूमेंट मांग, अरे कैसे देगा, कोई कागज कैसे दिखाएगा? ये कागज नहीं दिखाएंगे सिंड्रोम फिर हावी हो गया है। सवाल ये है कि किसका हाई स्कूल का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है भैया? हाई स्कूल का जो प्रमाण पत्र होता है वो बर्थ सर्टिफिकेट माना जाता है। इतनी सामान्य सी बातों को इस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं, आप चुनावी प्रक्रिया को बेहतर करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं? जैसे ही कहें करना चाहते हो तो ये करो तो कहते हैं अरे इसमें तो एनआरसी आ गया, और अगर एनआरसी आ भी रहा है तो इसमें बुराई क्या है भाई? देश के हर राज्य में कौन वहां का नागरिक है, कौन मतदाता है, हम वी द पीपुल ऑफ इंडिया की रोज बात करते हैं। अभी इमरजेंसी के 50 साल बीते, कोई दूसरा आपातकाल लगा दे, तानाशाह हो एक चीज, मतदाता ही अगर आपका फर्जी निकल जाए, मतदाता ही अगर बांग्लादेशी निकल जाए, रोहिंग्या निकल जाए या कोई दूसरा व्यक्ति निकल जाए, तो ये तो सीधे सीधे संविधान को खतरा है। नहीं, अब लेकिन मामला अब उससे और आगे जा चुका है। अब तो चुनाव की प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाने लगे ना। राहुल गांधी ने तो डिक्लेयर ही कर दिया कि इलेक्शन कमीशन ने मैच फिक्स किया महाराष्ट्र का बीजेपी के साथ मिलकर के। वही मतलब अंदेशा जो है जता रही है पार्टियां इस बात दोबारा। देखिए, टेक्निकली देखें तो ठीक ही चल रहा है और इसमें कोई विरोध नहीं करेगा कि भाई रिवीजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और जो आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं उसका भी अभी हिसाब नहीं हुआ, भले ही इलेक्शन कमीशन ने उसको साफ कर दिया, लेकिन वो एक लेयर उसकी बनी हुई है। मुद्दा क्या है कि यदि वोटर फर्जी है तो उसका तो रिवीजन होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लिस्ट दोबारा बन जाए। लेकिन ये लिस्ट 2024 के चुनाव से पहले बन सकती थी, आपके पास बहुत लंबा समय था, ठीक है। और 2024 के चुनाव में नहीं बनाई क्योंकि वो तो बड़ा चुनाव है ना, लोकसभा का चुनाव है। मान लीजिए उसको नहीं बनाई तो 2024 में मई में चुनाव हुआ, आज 2025 के जून में हम बैठे, एक साल चुनाव आयोग के पास था कि वो इस पर पूरे विस्तार से काम करता, समझे? मैं चुनाव आयोग पर सवाल नहीं, लेकिन क्या एक महीने में 8 करोड़ लोगों के सारे रिवीजन, फिर उसके बाद आपके पास 1 महीने का वक्त है जिसमें आप आपत्ति, ऑब्जेक्शंस ये सब करेंगे, वो तमाम तरीके की आशंकाएं खड़ी करता है। क्या इतने कम से, और उसके पास समय था ना 1 साल, कोई भी इसका विरोध नहीं कर रहा कि रिवीजन नहीं होना चाहिए या होना चाहिए, लेकिन 1 साल के जो समय था उसमें नहीं किया। और ये तो है नहीं कि आज ही हुआ है, ये कुंडली तो जन्मपत्री मिलाकर तो देखना नहीं था। चुनाव आयोग को तो पता था ना कि कब होने बिहार विधानसभा के चुनाव, इसमें कोई बहुत ऐसा बात नहीं है। तो वो 1 साल में उस दौरान उस काम को कर सकता था। और आज जब हम चुनाव प्रोसेस में पहुंच गए हैं उस समय ये करना, और उसमें एक और सवाल हो रहा है कि अब वो चुनाव आयोग ने कहा कि भाई आपके पास सब कार्यकर्ता होते हैं, पॉलिटिकल कार्यकर्ता, आप उनकी लिस्ट दे दीजिए। तो पॉलिटिकल पार्टीज का कहना ये कैसे कर देंगे, हम पॉलिटिकल पार्टीज अपने कार्यकर्ताओं की लिस्ट दे देंगे तो आप तो उनको धमका लेंगे।
तो केवल जो सिस्टम पर जिस तरह से काम हो रहा है उसको लेकर आशंका है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी रिवीजन को लेकर और जो बात हो रही है कि उसमें गलत है सही है, और फिर मान लीजिए 8 करोड़ में से आपने 1 करोड़ मतदाता निकाल दिए जी, तो फिर सवाल खड़े होंगे ना। अब अगर वो फर्जी हैं तो फिर निकाले नहीं, फर्जी हैं तो वो 1 साल में करते ना। क्या 1 करोड़ फर्जी मतदाताओं को आप चेक कर सकते हैं 1 महीने में? वो तो फर्जी जो थे तो वो लोकसभा में भी होंगे। हाँ, फिर लोकसभा में भी रहे होंगे ना। वही मैंने कहा कि 2024 के चुनाव में कोई आज तो नहीं आ गए ना 1 करोड़ लोग। नहीं, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन ये जो गोल गोल साइकिल है कहाँ रुकेगा? हर चुनाव के पहले, इस चुनाव के बाद, अब बंगाल में हल्ला हो रहा है। बंगाल का चुनाव तो अभी नहीं, बंगाल का भी काम शुरू हो गया। हाँ, तो महाराष्ट्र में जब हुआ था, मैं तो कह रहा हूँ वो ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं ठीक है हाँ। कि इसका समय और होना चाहिए। हाँ। तो पार्टियों को कहना चाहिए। आप कह रहे हैं कि उनका पूछ रहे हैं, पार्टियों को खुद अपने हर जिले में हर बूथ पर कहना चाहिए और कहना चाहिए कि हमारा ये है, पार्टी का प्रतिनिधि ये है। आप वो प्रक्रिया पूरी पारदर्शी तरीके से करिए और हम देखेंगे कौन लोग जुड़े हुए हैं कौन। और मैं बार बार कहूंगा, अगर कोई व्यक्ति 4 जगह वोट दे रहा है, 2 जगह वोट दे रहा है तो ये ठीक नहीं है। मतदाता सूची तय कर किया जाना चाहिए, और अगर उस तरफ हम जा रहे हैं कि हम आधार से जोड़ पाए तो और अच्छा होगा। सर प्लीज शॉर्ट उसमें तो आधार को शामिल ही नहीं किया। डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर वोटर लिस्ट अपडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और खासकर जब 2 करोड़ बांग्लादेशी भारत के अंदर इलीगली रह रहे हैं और कई पाकिस्तानी इलीगली रह रहे हैं और खासकर इन्हीं एरियाज में रह रहे हैं इलीगली, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन ये जो समय की बात आती है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 75% के करीब जो बिहार में हैं वो 35 साल या उससे नीचे के हैं, तो इस बार वोटर में कई लोग नए ऐड होंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की, मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। हमारे साथ मेहमान राहुल महाजन जी, विजय त्रिवेदी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी और एक मोटोरे इस्बेल साहब। हमने ब्रेक से पहले बिहार की बात की, तेजस्वी यादव क्या करेंगे, असदुद्दीन ओवैसी क्या करेंगे, वक्फ का मुद्दा एक बार फिर उठेगा क्या चुनावों से पहले। आइए बात करते हैं जरा यूपी की, और अखिलेश यादव इन दिनों क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं। अयोध्या में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अखिलेश यादव ने अब अपना अगला टारगेट सेट कर लिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि अब उनका अगला लक्ष्य मथुरा और गोरखपुर में लोकसभा चुनाव जीतना है। अखिलेश यादव ने काशी का भी जिक्र किया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 2024 के चुनाव में बस यहां किसी तरीके से जीत गए। अयोध्या हमने इनको हरा ही दिया था, प्रयागराज भी ये लोग हार गए थे, अब बचा है गोरखपुर और मथुरा। अब यहां भी बीजेपी को हार का स्वाद चखाएंगे। अब ज्यादा संघर्ष नहीं करना है, आप सब लोगों को मन बना करके गोरखपुर से गोरख धंधा करने वालों को हटाने का काम करना है। और हम भरोसा दिलाते हैं गोरखपुर के लोगों को, इन्होंने तो कुछ काम खास किया नहीं है। समाजवादी लोग आएंगे तो इनका जो फर्जी विरासत का गलियारा बन रहा है, विकास का गलियारा बनाएंगे जिससे लोगों को रोजी रोटी मिले। इसलिए अयोध्या और प्रयागराज में भाजपा लोकसभा हारी और बनारस में हारते हारते बची है। अब अगला नंबर मथुरा और गोरखपुर का है। वैसे लोकसभा चुनाव के बाद कई जगहों पर उपचुनाव भी हुए, अयोध्या में भी हुए, वो बीजेपी सारे चुनाव जीत गई, लेकिन अखिलेश यादव लगता नहीं कि उससे उनको कुछ उनको सेटबैक लगा हो। कम से कम उनकी बातों से तो ऐसा नहीं लग रहा। वैसे नेता हमेशा कॉन्फिडेंट दिखते हैं, ये उनकी आर्ट होती है। अब वो कह रहे हैं कि अयोध्या प्रयागराज हराया, काशी में लगभग हराया, अब मथुरा और गोरखपुर की बारी है। गोरखपुर चूंकि योगी जी का घर है, इसीलिए। त्रिपाठी जी, नहीं देखिए, ये अच्छा है, नेता के तौर पर उनको लक्ष्य रखना ही चाहिए, लेकिन एक बात और जरा समझने की होगी, और अखिलेश क्या कहीं बड़ी रणनीतिक गलती तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ये जिस तरह से कह रहे हैं कि हमने अयोध्या हरा दिया, प्रयाग हरा दिया, काशी में हारते हारते, मतलब जहां भी हिंदू आस्था से जुड़े हुए स्थान है वहां हरा देना है। और कमाल की बात यह है कि प्रयागराज कुंभ हो, अयोध्या का जो मंदिर बनना था, राम मंदिर बनना हो, अभी राम मंदिर गए नहीं है शायद, मेरे ख्याल से नहीं गए। तो आप जरा सोचिए। और फिर काशी विश्वनाथ पर भी किस किस तरह की टिप्पणियां उनके लोगों ने की थी और किस तरह से वीडियो डाल करके सब मंदिर तोड़े जा रहे हैं। तो क्या अखिलेश यादव उस हिंदू आइडेंटिटी को, उस हिंदू पहचान को, जिसको भारतीय जनता पार्टी कह दी कि वो हिंदू पहचान खड़ी हुई, उसको हराना चाहते हैं? और अगर ये हराने की मंशा है तो ये किसको खुश करेगा? किसके हिसाब से अखिलेश यादव ये बोल रहे हैं? राजनीतिक तौर पर बिल्कुल ठीक है। अब गोरखपुर की वो बात करते हैं। गोरखपुर में पिछले कुछ समय में आप विकास की बात करते हैं, सरोकार की बात करते हैं, तो दिमागी बुखार होता था बच्चों को, जापानी एन्सेफेलाइटिस बोलते हैं। योगी जी ने उस पर जो काम किया है वो अकल्पनीय है।
वरना बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज से हर सीजन में यही खबर आती थी, बच्चे मरते थे और कोई कुछ कर नहीं पाता था। पूरे के अभी कुछ दिन हुआ, अभी तो हुआ ना, लखनऊ से गोरखपुर जाना आसान हो गया क्योंकि लिंक रोड बन गई। अब आप बढ़िया एकदम सरसराते हुए चले जाइए। तो अखिलेश यादव कहते कि ये काम नहीं हुआ इसलिए हम हराएंगे, लेकिन जब हिंदू आइडेंटिटी को हराने की बात कर रहे हैं तो ये मुझे लगता है कि शायद ये इंटरेस्टिंग बात आपने अभी कही है। क्यों उन्होंने यही 5 नाम लिए, अयोध्या, प्रयागराज, काशी, मथुरा, गोरखपुर, क्यों कहा कि इन 2 जगहों पर हराएंगे? ये पहले तो बिल्कुल साफ है, देखिए गोरखपुर का बिल्कुल साफ है, योगी आदित्यनाथ इसलिए कहा। मथुरा मुझे नहीं समझ आता, मथुरा कोई क्लोज इलेक्शन नहीं रहा था लोकसभा में, तो मुझे ये समझ नहीं आता कि वो भी क्यों कहा। हाँ, ये बात जरूर है क्योंकि यादव हैं, मथुरा से यादवों का बहुत भगवान कृष्ण का और ये सब है, तो शायद उसलिए कहा। लेकिन जो बाकी नाम लिए वो इसलिए लिए क्योंकि जब लोकसभा चुनाव हुआ था और उसमें जिस तरह से बाकी जगहों के रिजल्ट्स आए थे उसको लेकर काफ़ी डिबेट हुई थी कि अगर अयोध्या में जो है वो हार जाती है जो बीजेपी है, तो उसको लेकर डिबेट थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। बीजेपी जो कि हिंदू जो समाज है उसके लिए बहुत ज़्यादा आगे रहती है, उसकी बात करती है, और ऐसे में जो आराध्य देव का स्थान है वहीं पे अगर हार जाते हैं, तो ये बातें बहुत ज़्यादा हुई थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर चुनाव में अलग अलग कारण रहते हैं जीत और हार के, और ऐसा अखिलेश यादव का सोचना कि वो एक बार अगर वहां जीत गए तो बार बार जीत जाएंगे, ऐसा जो ही नहीं है। लेकिन हाँ, रिटॉरिक के लिए, पॉलिटिकल रिटॉरिक के लिए दूसरे अपने जो विरोधी हैं उनको जो है कहीं ना कहीं डाउन करने के लिए ये सारी बातें। गोरखपुर चलिए योगी जी की सब वजह से समझ में आता है कि उनके लिए लक्ष्य हो सकता है। अयोध्या, प्रयागराज, काशी, मथुरा, नहीं, मैं यही नाम लेना। हर्ष जी की बात से बहुत हद तक सहमत हूँ कि उन्होंने एक आइडेंटिफाई किया है। ये 5 जो जगह है, गोरखपुर भी वैसे बड़ी पीठ है, गोरखपुर भी बड़ी आध्यात्मिक जगह है, तो 5 जगह यदि, लेकिन क्या हम योगी जी के साथ आजकल गोरखपुर को जोड़ कर रखते हैं, तो वो उनका एक पॉलिटिकल मसला वो हो सकता है। अयोध्या, प्रयागराज, काशी, मथुरा, समझ लीजिए, चलिए चारों, तो चारों क्या है, ये उत्तर प्रदेश में और देश में हिंदू पहचान के क्षेत्र के तौर पर जाने जाते हैं, सबसे बड़े केंद्रों में से एक है। और यदि अखिलेश जी की राजनीति को देखें तो वो पिछले काफ़ी समय से, खासतौर से लोकसभा चुनावों में भी इसी राजनीति को करते रहे। ठीक है कि अयोध्या में भी हारने को उन्होंने कोई एक चुनावी जीत के तौर पे नहीं देखा, और यदि ऐसा होता तो फिर मिल्कीपुर तो अभी अभी हारे ना, उसके बाद के चुनाव में वहाँ पर हार गए, तो वो मुद्दा नहीं है। लेकिन ये यदि हिंदू आइडेंटिटी को लेकर, और यदि मैं इसको समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको इसी तरह से डिजाइन कर लिया अखिलेश जी की तरह से, तो ज़्यादा मुश्किल होगी उनके लिए। वैसे तो उन्हें हराना चाहिए था काशी में, उन्होंने कहा कि काशी में हारते हारते बचे तो सबसे पहले उस पर टारगेट करो ना, जो पिछली बार आप जीतते जीतते बच गए थे, तो उस पर पहले टारगेट कर लेते हैं। और लेकिन अखिलेश साहब कह रहे हैं कि इन हिंदू आस्था के बड़े केंद्रों में चुनाव में बीजेपी को हराना उनका लक्ष्य है। हाँ, तो हिंदू आस्था के केंद्र में ना, हाँ, बिल्कुल, तो वही बात मैं कह रहा हूँ कि हिंदू आस्था के केंद्र पर अगर वो राजनीति कर रहे हैं तो आप बिहार से यहाँ पर पहुंच जाइए। अभी नालंदा में आप रैली देख रहे थे, और यहाँ पर आकर हिंदू आस्था की राजनीति पर आप प्रहार कर रहे हैं, और मथुरा को लेकर भी कर रहे हैं, तो ये बड़ा मुद्दा बन सकता है। अगर इसी तरह से पॉलिटिकल शिफ्ट हो गया, टोन जो है ना पॉलिटिकल, अखिलेश जी की जुबान की तरह से पॉलिटिकल टोन शिफ्ट हो गई, तो एक बड़ी मुश्किल या एक बड़ी दुविधा वहां पर पैदा होगी। गोरखपुर में नंबर गेम भी है, 41% वोट मिला था उनको। आगे बढ़ते हुए अगली खबर, संविधान की प्रस्तावना में, प्रियम्बल में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द ये जोड़े गए इमरजेंसी के दौरान, अब इन्हें हटाया जाए या नहीं, इस पर विचार करने की बात कही गई आरएसएस की लीडर की तरफ से। इस पर हंगामा हो रहा है। लेकिन अब केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, ये जो दत्तात्रेय होसबोले हैं आरएसएस के नेता, उनके समर्थन में आ गए हैं। शिवराज सिंह और हेमंत बिश्व शर्मा, इन दोनों ने कहा कि भारतीय समाज सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखता आया है, इसलिए संविधान में अलग से धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सर्वधर्म समभाव ये भारतीय संस्कृति का मूल है। धर्मनिरपेक्ष हमारी संस्कृति का मूल नहीं है, और इसलिए इस पर जरूर विचार होना चाहिए कि आपातकाल में जिस धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया उसको हटाया जाए। और दूसरी बात है समाजवाद की। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये भारत का मूल भाव है, और इसलिए यहाँ समाजवाद की जरूरत नहीं है। हम तो वर्षों पहले से कह रहे हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, सबको एक जैसा मानो, इसलिए समाजवाद शब्द की भी
आवश्यकता नहीं है। देश We are changing the soul of the constitution. We are, as a matter of fact, by these flash of words added during darkest period of constitution emergency, darkest period for the constitution of the country. And in the process, if you deeply reflect, we are giving wings to existential challenges. Two important legacy of the emergency is insertion of the word secularism and socialism in our constitution. I think the word secularism goes against the Sarva Dharma Samabhava, which is दिन में 20 बार प्रधानमंत्री को हाउस से बाहर जाना पड़ा। तो ये आपने जो ये विवाद देखा, अब ये बढ़ता जा रहा है। अभी हम लोग, जब ये बात चल रही थी, अभी आप बयान सुन रहे थे, हम लोग यही बात कर रहे थे कि इमरजेंसी के दौरान ये दोनों शब्द जोड़े गए थे। ये इस भी चर्चा खूब हो गई कि जो हमारे संविधान निर्माता थे वो इसके खिलाफ थे। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इसमें बहुत बहस हुई थी और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि ये शब्द इसीलिए नहीं जोड़े जाने चाहिए या इनको कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा इसलिए नहीं बनाया जाना चाहिए, सोशलिस्ट और सेक्युलर दोनों, कि ये आने वाली पीढ़ियां तय करें कि वो कैसी सामाजिक और आर्थिक संरचना अपने देश के लिए चाहती हैं। ये हम उन पर बाध्य ना कर दें किसी एक चीज को। अब ये बात कह देना ही लेकिन हमारे यहां जैसे गुनाह हो गया। इमरजेंसी में ये काम हुआ था। इमरजेंसी कोई सामान्य दिन नहीं थे। इमरजेंसी में पार्लियामेंट में भले ये काम कराया गया, लेकिन सारे नेता और सांसद तो जेल में बंद थे। तो पार्लियामेंट के अंदर सत्ता दल के ही लोग सारे के सारे मौजूद थे। आपने ये अमेंडमेंट पास करा लिए। तो क्या ये सामान्य परिस्थितियों में किए गए अमेंडमेंट थे? कोई भी कहेगा कि नहीं थे। तो इस पर बात क्यों नहीं हो सकती? अगर देश फिर भी ये तय करे कि नहीं, जो अब है वो है, अब संविधान में आ गया तो आ गया, कोई बात नहीं, लेकिन इस पर बहस हो, कोई अगर कह दे कि इस पर बात करें, तो राहुल गांधी कहेंगे देखो मुखौटा उतर गया। क्या मुखौटा उतर गया? अब मुझे तो हैरानी इस बात की होती है, ये सारे इस बात पर एतराज करने वाले लोग कि इस पर विचार भी नहीं होना चाहिए, अपने आप को सबसे बड़े लिबरल मानते हैं। आप कैसे लिबरल हैं अगर आप किसी विचार पर बात करने के लिए भी तैयार नहीं है? जो काम गलत हुआ है, सेकुलर शब्द रहे ना रहे, इस पर अगर उस वक्त के सामान्य परिस्थितियों में फैसला हाँ में ले लिया गया होता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आपने अंगूठे की जोर पर यह काम करवाया है, लाठी के जोर पर यह काम करवाया है, और आप कहते हैं कि इस पर हम लोग बात भी ना करें। तो यह बात तो खैर समझ से परे है। विजय जी, ये बिल्कुल ठीक बात है कि इससे तो मुझे समझ नहीं आता कि किसी भी बात पे चर्चा करने में क्या आपत्ति है। और जो हौसबोले साहब ने कहा ना, उसको भी थोड़ा ट्विस्ट किया। हौसबोले साहब ने कहा कि ये दोनों शब्द लिए गए, इमरजेंसी में किया गया, इनको हटाया जाना चाहिए या नहीं हटाया जाना चाहिए, इस पे विचार करने की आवश्यकता है। तो विचार करने पर क्या बहस है? डेमोक्रेटिक सिस्टम में, पार्लियामेंट में ये सिस्टम पर बात चलती है। लेकिन अब इसका दूसरा पक्ष देखिए। ये बात सच है कि इमरजेंसी के दौरान किया गया, उस समय 30-32 MPs थे अपोजिशन के जो लोकसभा में थे, और उसके बाद, लेकिन यह पहली बात तो ये कि जो लोग इसको हटाने की बात कर रहे हैं, क्या वो ये मानते कि इन दोनों शब्दों को हटाना बहुत जरूरी या उसके साथ नहीं है? क्या वो धर्मनिरपेक्षता के साथ या पंथ निरपेक्षता जिसे हम कहते हैं और समाजवाद के मूल विचार के साथ हैं या नहीं? पहले ये स्पष्ट किया जाए। दूसरी बात, अब ये डिबेट कहाँ है? आप इसका कॉन्स्टिट्यूशनल और जुडिशियल वो देखना पड़ेगा। ये बहस कहाँ हो रही है? पता है ये बहस क्यों चल रही है? आप इसको गहराई से समझिए। ये बहस धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष या समाजवाद को हटाने की नहीं है। ये बहस है सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट की, जो जगदीप धनखड़ साहब ने की। तो असली बहस वहाँ हो रही है, क्योंकि इस पर तो बहस नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर वर्डिक्ट दे रखा है। बोमई वर्डिक्ट में ये कहा गया है, मिनर्वा मिल्स वाले फैसले में किया है, और अभी जो हमारे जस्टिस थे संजीव खन्ना साहब CJI, उन्होंने नवंबर 2024 में इस पिटीशन को खारिज कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए कर दिया क्योंकि सेंटर ने इस पर जवाब भी नहीं दिया था। नहीं, बोमई फैसले में ये साफ कहा गया कि ये हिस्सा प्रियम्बल जो है बेसिक स्ट्रक्चर में है और बेसिक स्ट्रक्चर को बदलाव नहीं किया जा सकता। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन 1975 में कैसे हो गया था फिर बदलाव? 76 में नहीं, तो उस समय तो ये था ही नहीं ना, उस पर बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन नहीं थी। तो इसलिए ये किया गया। नहीं, तो उस समय तो ये नहीं थी, तो उस समय ये हो गया। मैं कह रहा हूँ कि तो इसलिए बहस ये नहीं हो रही। आप इसकी गंभीरता समझिए। ये बहस पार्लियामेंट के अधिकार पर बहस है। हाँ, ये पार्लियामेंट के अधिकार पर बहस है। तो अब ये बिल्कुल खुले हो गया है कि या तो आप कहिए कि सुप्रीम कोर्ट की बात हम मानेंगे या नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं, मैं जो बात आप कह रहे थे ना कि कोई केस खारिज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें एक वजह ये भी थी कि सेंटर ने इस पर आईना दिखाया ही नहीं था। हाँ, सेंटर को अपना रुख बताना पड़ेगा ना कि क्या इस विषय पर आगे बढ़ना चाहते हैं। फिर वही बहस होगी ना। आप समझिए, जवाब देने का मतलब क्या है? केंद्र सरकार इस पर नहीं पढ़ना चाहती,
नहीं, देखिए पहली बात तो ये सौरभ जी, मैं विजय जी सहमत नहीं हूँ कि कोई पार्लियामेंट सुप्रीम या सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम। भारत का लोकतंत्र, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों को सुप्रीम मानता है। ये अलग अलग व्याख्या करने का एक चलन शुरू हुआ, अभी धनखड़ जी ने कह दिया, फिर अलग अलग लोगों ने कहा। भाई सबके मूल में क्या है? सुप्रीम वो एक आदमी है जो भारत का नागरिक है, इसके अलावा कोई सुप्रीम नहीं। उसी नागरिक के अधिकार के लिए संविधान है, उसी नागरिक के अधिकार के लिए लोकतंत्र है, उसी नागरिक के अधिकार की नीतियां बनाने के लिए, उसका जीवन सुगम बनाने के लिए सरकार बनती है। और ये जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, वो क्या कहता है? वो न्याय की बात करता है, सामाजिक न्याय की, उदारता की, इन सब की बात करता है, और एक संप्रभु राष्ट्र की बात करता है। जिस संप्रभु राष्ट्र में वी द पीपल ऑफ इंडिया में कोई सोशलिस्ट हो सकता है, कोई कैपिटलिस्ट हो सकता है, कोई कुछ और हो सकता है, उसमें मूल भावना के साथ है खिलवाड़। मैं फिर कह रहा हूं, समाजवाद एक विचार है, उससे बहुत से लोग सहमत होंगे। मैं कह रहा हूं मैं सहमत नहीं हूं, तो क्या मैं भारत में रहने का अधिकारी नहीं हो गया, दोयम दर्जे का हो गया? ये जो सेकुलरिज्म है, ये यूरोप से आया हुआ कॉन्सेप्ट है। भारत में कहा है? भारत में तो सर्वधर्म संभाव जाने कब से है, तो आपने सेकुलर शब्द क्यों घुसाया? सेकुलर और सोशल इंदिरा गांधी ने अपनी परिस्थितियों को देखते हुए उस वक्त की सलाह पर डाल दिया कि एक बड़ा वर्ग उनके साथ खड़ा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि पहली बात तो यही कि किसके लिए ये सारा देश है? नागरिकों के लिए। नागरिक मतलब कोई भी विचार लोकतंत्र में, और दुनिया का कोई भी, मुझे याद नहीं आता, अगर याद है तो विजय जी या राहुल जी बताएं कि कौन से देश का संविधान है जिसकी प्रस्तावना ऐसे आपातकाल में बदली गई हो, और उसके बाद भारत के लोकतंत्र में उसको जस्टिफाई भी किया जा रहा है। एक बड़ा वर्ग है उसके साथ भी खड़ा हो जा रहा है। आपातकाल जब गलत था तो उस दौरान हुए सारे संशोधन गलत। नंबर एक, सरकारों का साहस नहीं, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम बोलना बंद कर दें। तो मुझे लगता है वी द पीपल ऑफ इंडिया के खिलाफ है, ये नागरिकों के खिलाफ है। अब बात जरा भारत की एक लंबी छलांग की करते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचे हैं भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री, दूसरे अंतरिक्ष यात्री, लेकिन स्पेस स्टेशन पर पहली बार पहुंचने वाले शुभांशु शुक्ला। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे बात की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। करीब 18 मिनट तक ये बातचीत हुई, और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने शुभांशु शुक्ला से अंतरिक्ष मिशन के बारे में बहुत सारी जानकारियां ली, उनके बारे में उनका हालचाल जाना, क्या खा पी रहे हैं उसके बारे में उनसे पूछा, वो वहाँ क्या नए नए प्रयोग करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसके बारे में उनसे जाना। और ये सारी बातें करते हुए उन्होंने 3 अहम टास्क भी उन्हें दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि अब हमें गगनयान मिशन को हमें आगे बढ़ाना है, मतलब इंडिया का अपना स्पेस मिशन हो, हमारा अपना स्पेस स्टेशन हो, यह भी उन्होंने कहा कि लक्ष्य होना चाहिए भारत का। और तीसरा बड़ा लक्ष्य कि किसी भारतीय के कदम अब चंद्रमा की धरती पर पढ़ने ही चाहिए, और वो भी बहुत जल्द। और वही शुभांशु शुक्ला ने, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने भरोसा दिलाया कि वो जो कुछ वहाँ अनुभव कर रहे हैं, उनकी लर्निंग, उनके अनुभव देश के इन अगले मिशन में जरूर काम आएंगे। आप आज मातृभूमि से, नमस्कार, भारत भूमि से सबसे दूर है, लेकिन भारतवासियों के दिलों के सबसे करीब है। आपके नाम में भी शुभ है, और आपकी यात्रा नए युग का शुभ आरंभ भी है। इस समय बात हम दोनों कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ 140 करोड़ भारतवासियों की भावनाएं भी हैं। मेरी आवाज में सभी भारतीयों का उत्साह और उमंग शामिल है। अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराने के लिए मैं आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं, तो सबसे पहले तो ये बताइए, वहां सब कुशल मंगल है? आपकी तबीयत ठीक है? जी प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी विशेष का और 140 करोड़ मेरे देशवासियों की विशेष का। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, सुरक्षित हूँ। आप सबके आशीर्वाद और प्यार की वजह से बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत नया एक्सपीरियंस है ये। जब कौन सा, कब गए थे सतीश शर्मा जी? 74 1980s में गए थे। 84 अप्रैल 1984। तो इंदिरा जी ने पूछा था, ये बताइए अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है? 3 अप्रैल 1984 हो गए थे। तो जवाब में उन्होंने कहा था
सारे जहां से अच्छा सारे जहां से हिंदुस्तान अच्छा हमारा। हिंदुस्तान और यहाँ प्रधानमंत्री ने पूछा, आप ये भी आगे क्योंकि बातचीत बड़ी लंबी है, इंटरेस्टिंग बातचीत है, आप सुनिएगा जाके। अंतरिक्ष में आपने क्या देखा, अभी आप कहाँ से गुजर रहे हो? तो फिर वो कहते हैं मैंने जब थोड़ी देर पहले खिड़की के नीचे देखा, पर ऐसा लगता है जैसे बस में खिड़की से नीचे देख रहा हूँ, वो स्पेस स्टेशन से देख रहे हैं कि मैंने जब लास्ट टाइम देखा तो मैं यहाँ इस क्षेत्र के ऊपर से जो है मैं गुजर रहा था। फिर उन्होंने बदलाव की भी कहानी है, भारत के बदलाव की। आपने जो जिक्र किया कि राकेश शर्मा ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और शुभांशु अब कह रहे हैं कि भारत भव्य दिखता है। तो ये भारत के बदलाव की भी कहानी। हाँ, उन्होंने अच्छे कहा से भव्य तक कि पहुंच गए। नक्शे में आपको जितना सुंदर और भव्य भारत का हिस्सा दिखता है, नक्शा दिखता है, वास्तविकता में अंतरिक्ष से जब उसको देखते हैं तो उससे और बहुत विशाल वो नजर आता है। लेकिन मैं आपसे कमोडोर साहब से पूछना चाहता हूं, जो 3 अगले लक्ष्य हैं, मैन इन स्पेस, मैन ऑन मून और अपना स्पेस स्टेशन। बिल्कुल, गगनयान की बात की भारतीय प्राइम मिनिस्टर। पहले एक चीज मैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में बोलना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ी एक मोटिवेशनल फैक्टर होता है किसी भी ऑफिसर के लिए, किसी भी मिशन पायलट के लिए, कि उनका प्रधानमंत्री उनको उत्साहित कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने बात की और उनको प्रोत्साहन दिया। और दूसरी बात आई, उन्होंने कहा गगनयान। गगनयान एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है। इसको जो ह्यूमन को लेके जाया जाएगा, ये 2027 में लेके जाया जाएगा। 7 के करीब मिशंस टोटल फ्लाई होंगे, जिसमें 2 होंगे ह्यूमन के साथ और 5 होंगे बिना ह्यूमन के साथ। यानी कि आप पहले उनको टेस्ट करेंगे और एक ऐसा मिशन इस साल के एंड में भी होगा। और दूसरी चीज उन्होंने कही, स्पेस, जो हम अपना स्पेस स्टेशन बनाएंगे, स्पेस स्टेशन 2035 के लिए ईयर मार्क किया गया है कि 2035 के अंदर हम अपना स्टेशन 400 किलोमीटर ऊपर आके कहीं लगा देंगे। और तीसरी बात जो है अभी चल रही है कि एक भारतीय को भी लैंड कराया जाएगा मून में। तो ये हमारा विजन प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत क्लियरली बता दिया है कि अब तीसरा जो लक्ष्य है वो भारतीय, कोई शक नहीं कि ये लक्ष्य भी भारत हासिल करेगा। आज इतनी ही खबरें कहानी कुर्सी की में। बहुत शुक्रिया एयर कमोडोर बहल आपका, बहुत शुक्रिया राहुल महाजन जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी। कल फिर मुलाकात होती है आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में।